आकाश अंधेरा था, सूर्यास्त क्षितिज में डूब रहा था। उसने लगभग आधा दिन घर से दूर बिताया था। फिर भी रूही को कोई जल्दी नहीं थी। वह शांतिपूर्वक और बेफिक्र होकर घर की ओर चल रहा था, पूरे दिन की घटनाओं पर विचार कर रहा था। पहले दौर में लगभग 90% आवेदकों को बाहर कर दिया गया, दूसरे दौर में 70% और तीसरे दौर में ठीक आधे आवेदकों को बाहर कर दिया गया। इसके बाद केवल 1% से थोड़ा अधिक आवेदन ही बचे, क्योंकि परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले आवेदकों का अनुपात इतना कम था। इसके अलावा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले आवेदकों में से भी केवल एक छोटा सा हिस्सा ही मार्शल स्क्वायर के पद तक पहुंच पाता है। यह एक क्रूर परीक्षा थी जिससे रूही लगभग उबर ही गया था। मुझे आश्चर्य है कि क्या केन की मृत्यु हो गई। शायद हो ही गई होगी। कम से कम उसे यही उम्मीद थी। हालांकि वह उस लड़के को एक दिन से भी कम समय से जानता था, फिर भी वह अच्छा था। इसके अलावा उसने रूही की मदद की थी। रूही ने वादा किया था कि वह उसका एहसान चुकाएगा। फे भी निश्चित रूप से पास हो गए। इस बात में भी कोई शक नहीं था। उसे पूरा यकीन था कि वह या तो बेहद अमीर थी या किसी बेहद ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट के परिवार से थी, या दोनों ही बातें सच थीं। उसने आह भरी। उसे कुंवारी और अनाथालय में पैदा होने का कोई अफसोस नहीं था, लेकिन आर्थिक रूप से निचले तबके में पैदा होने के कारण उसे कुछ फायदे जरूर नहीं मिले थे। फिर भी अगर मुझे विकल्प दिया जाए तो मैं अनाथालय में ही रहना पसंद करूंगा। अनाथालय में अपने परिवार के बारे में सोचते हुए वह मुस्कुरा उठा। उनसे बिछड़ने का दर्द वह स्वेच्छा से सहना नहीं चाहता था। उसका मन कहीं और भटक रहा था, फिर भी वह चलता रहा। उसका मूड बहुत उदास था, लेकिन कम से कम उसे कोई पछतावा नहीं था। मैंने अपनी पूरी कोशिश की। उसने कंधे उचका दिए। एक इंसान और क्या कर सकता था। वैसे भी हालांकि उसका अंजाम लगभग तय था, आधिकारिक फैसला अभी तक जारी नहीं हुआ था, तो कौन जानता था, कुछ भी हो सकता था। रूही अनाथालय के द्वार पर पहुंचते ही रुक गया। उसका अंदर जाने का मन ही नहीं कर रहा था। वह शर्म और हताशा से ग्रस्त होने के बावजूद सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित नहीं करना चाहता था। समस्या मुझसे है, उनसे नहीं। वे मुझे सांत्वना देंगे और मेरा हौसला बढ़ाएंगे। रूही ने अंदर जाने से पहले आह भरी। उसके पहुंचने से पहले ही दरवाजा खुल गया और फारियन रूही के चेहरे के भाव देखकर समझ गई कि क्या हुआ था। चिंता मत करो, अंदर आओ, खाना तैयार है। उसने रूही को अंदर आने का इशारा करते हुए कहा। रूही ने हल्की सी मुस्कान दी। लोगों को दिलासा देने का ये फारियन का खास तरीका था। वह अपने विचारों और भावनाओं को सीधे तौर पर प्रकट करने वाला व्यक्ति नहीं था, लेकिन फिर भी जो कहना चाहता था कह देता था। उसके शब्दों का मोटा मोटा अनुवाद ये था। मुझे पता है कि आपने वह हासिल नहीं किया जो आप चाहते थे। मुझे पता है कि यह निराशाजनक है, लेकिन अभी के लिए आइए और अपने प्रिय परिवार के साथ समय बिताए। हम आपके साथ हैं। हाँ, मैं ऐसा करूंगा। अंदर आते ही उसने अपना सिर खुजाया। मैं वापस आ गया हूँ। लशारा बेहद राहत महसूस कर रही थी। कुंवारी अनाथालय में सभी बच्चों में से मार्शल एंट्रेंस परीक्षा में उसके पहले प्रयास से ज्यादा उसे उसकी भलाई और जीवन की चिंता थी। उसने उसके शरीर को ऊपर से नीचे तक जांचा था, जो 13 साल की बच्ची के लिए शर्मनाक बात थी, लेकिन 72 साल के व्यक्ति के लिए तो और भी ज्यादा। लेकिन उसने उसे ऐसा करने दिया। कम से कम इतना तो वह उसका एहसानमंद था, क्योंकि सालों की जरूरत से ज्यादा सुरक्षा को नजरअंदाज करते हुए उसने आखिरकार मार्शल एंट्रेंस परीक्षा देने का फैसला किया था। बेशक उसके सभी घावों का इलाज चिकित्सा विभाग द्वारा किया जा चुका था, इसलिए डरने की कोई बात नहीं थी। लेकिन क्या इससे लशारा हतोत्साहित हुई? लगता है माँ चिंता के मारे तुम्हें जबरदस्ती अपने बगल में सुला भी सकती है। नीना मुस्कुराई। बिल्कुल नहीं, मैंने 6 साल से ऐसा नहीं किया है। रूही ने शिकायत की। तो कैसा रहा? जूलियन ने पूछा, हालांकि उसे पहले से ही जवाब पता था। मैं अंतिम दौर में हार गया। रूही ने आह भरते हुए जवाब दिया। अफसोस की बात है, चिंता मत करो, अगले साल फिर कोशिश कर सकते हो। फाइनल राउंड तक पहुंचना ही अपने आप में काफी सराहनीय है। लेकिन तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम असफल हो गए, जबकि आधिकारिक घोषणा अभी तक हुई ही नहीं है? उन्हें इस बात की जानकारी थी कि मार्शल अकादमियां कैनेडियन मार्शल यूनियन की मुहर लगे आधिकारिक पत्र भेजती थीं, जिनमें छात्रों के रूप में स्वीकार किए गए उम्मीदवारों के प्रवेश की घोषणा की जाती थी। साथ ही उम्मीदवार और या अभिभावक के साथ एक अपॉइंटमेंट भी तय किया जाता था। इस राउंड का उद्देश्य स्पष्ट रूप से बताया गया था, और मैं उसे पूरा करने में पूरी तरह विफल रहा। मेरे पास होने का कोई तरीका नहीं है। मैं समझ गया। खैर, इसकी चिंता मत करो। चलो खाना शुरू करते हैं। और उन्होंने ऐसा ही किया।
वे तेजी से कई विषयों पर शोरगुल मचाते हुए चर्चा करने लगे, जिससे रूई का ध्यान परीक्षा से हट गया, जिसके लिए वह आभारी था। तारांकन 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 तारांकन। मास्टर अरोनियन ने प्रवेश परीक्षा के अंतिम चरण की ग्रेडिंग पूरी कर ली थी। इस वर्ष कैंद्रीय शाखा में केवल 567 आवेदक ही प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे। इस वर्ष के नियुक्त मुख्य निरीक्षक के रूप में उन्हें परीक्षा के संबंध में पूर्ण विवेकाधिकार दिया गया था, और जब तक वे अति न करें, वे जो चाहे कर सकते थे। सामान्यतः वे इस कर्तव्य को नीरस मानते थे, लेकिन इस वर्ष के आवेदक वाकई रोचक थे। इस साल के बैच में शीर्ष स्तर की प्रतिभा वाकई प्रभावशाली है। इनमें केन अर्रानकार भी शामिल हैं। ऋषि डैमियन अर्रानकार के पुत्र। उनके प्रदर्शन के आधार पर उनका समग्र कौशल और युद्ध क्षमता मार्शल अप्रेंटिस स्तर की थी। ये बेहद प्रभावशाली है कि उन्होंने 13 वर्ष की आयु में ही अपने मार्शल पथ का पता लगा लिया। एक प्रतिभावान व्यक्ति जिसकी क्षमता अभी अज्ञात है। दिलचस्प बात यह है कि उनकी मार्शल आर्ट ऋषि अर्रानकार की मार्शल आर्ट से कितनी अलग है। ऋषि अर्रानकार की डेविल फ्यूरी फिस्ट एक प्रहारकारी मार्शल आर्ट है जो गति और पैतरेबाजी की कीमत पर कच्ची शक्ति और सहनशक्ति पर अत्यधिक जोर देती है। हालांकि मुझे विशेष रूप से केन से ठीक उसी रास्ते पर चलने की उम्मीद नहीं थी। ये थोड़ा अजीब है कि उन्होंने बिल्कुल विपरीत रास्ता चुना। केन ने एक ऐसी मार्शल आर्ट को चुना था जिसमें गति, चपलता और बचाव संबंधी दांव पेच पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित किया जाता था, लेकिन इसके बदले में उसे एक शक्तिशाली शरीर को खोना पड़ा। एक तरह से मार्शल आर्ट आत्मा की अभिव्यक्ति है। केन ने छल कपट पर ध्यान केंद्रित किया है और अर्रानकार परिवार की परंपरा से बिल्कुल अलग रास्ता चुना है। मुझे आश्चर्य है कि अर्रानकार परिवार के लिए इसका क्या परिणाम होगा। पब फ्यूचर विज्ञापन। हालांकि कोई ठोस सबूत नहीं था, लेकिन मास्टर अरोनियन को केन और सेज अर्रानकार के बीच तनाव की बू आ रही थी। खैर, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। एक अन्य आवेदक जिसमें उनकी रुचि थी, वह थी फे डुलाहान, जो एक ऋषि की वंशज थी। एक ही वर्ष में उनमें से दो का होना काफी दुर्लभ है। उनकी नज़र में वह अपने पद के योग्य थी। वह लगातार आसानी से रैंकिंग में शीर्ष पर बनी रहती थी। मास्टर अरोनियन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली बात यह थी कि उन्होंने आउटर कन्वर्जेंस का उपयोग करना सीख लिया था। हालांकि उन्हें पता था कि उन्होंने अभी तक इसमें महारत हासिल नहीं की है, फिर भी एक उच्च स्तरीय प्रशिक्षु तकनीक का उपयोग करने की उनकी क्षमता वाकई सराहनीय थी। वह ये देखने के लिए उत्सुक थे कि उनकी मार्शल कला की यात्रा उन्हें कहाँ ले जाएगी। तो फिर जाहिर है वो है। मास्टर अरोनियन ने 15 वर्षीय लड़के की तस्वीर वाले एक पर्दे को देखते हुए कहा। लड़के के लंबे, बिखरे हुए सफेद बाल थे और उसकी आंखें बेहद चौड़ी, खून जैसी लाल थीं, साथ ही उसके चेहरे पर एक जंगली मुस्कान थी। पहला स्थान, नेल। वह आम आदमी भी नहीं था, बल्कि उससे भी कहीं नीचे था। मार्शल अकादमी के प्रवेश विभाग ने उसकी पृष्ठभूमि की जांच में जो जानकारी जुटाई थी, उससे पता चला था कि वह 3 साल की उम्र तक जानवरों के साथ पला बड़ा था, जब उसे इंसानों ने खोजा और बचाया। हालांकि 15 साल की उम्र तक वह इंसानों की तरह रहने में ढल गया था, फिर भी उसमें जानवरों के साथ रहने से पैदा हुई क्रूरता और बर्बरता बरकरार थी। वह अपने क्षेत्र को लेकर बहुत सचेत रहता था, कमजोरों के प्रति निर्दयी था और शारीरिक संघर्ष के लिए उसमें तीव्र इच्छा जागृत हो गई थी। मास्टर अरोनियन को तो ये भी शक था कि वह इसमें आनंद लेता था, क्योंकि उसने प्रवेश परीक्षा में कई आवेदकों को शुद्ध, लगभग मासूम खुशी और आनंद के भाव से मार डाला था। उन्होंने मार्शल आर्ट का जरा सा भी अध्ययन नहीं किया था, लेकिन फिर भी उन्होंने मार्शल अकादमी में दाखिला ले लिया, और वह असाधारण रूप से शक्तिशाली था। दूसरे दौर में वह एकमात्र प्रतियोगी था जिस पर किसी भी स्लाइम का हमला नहीं हुआ। उसने हर स्लाइम को सफलतापूर्वक चकमा दिया या नष्ट कर दिया। तीसरे दौर के अंत में फे ने उसे चुनौती दी, लेकिन मास्टर अरोनियन के लिए दुर्भाग्यवश लड़ाई के निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले ही दौर समाप्त हो गया। तीसरे दौर को इतना छोटा रखने का मुझे अफसोस है। उसने आह भरी। उसे पूरी तरह यकीन नहीं था कि अगर मुकाबला जारी रहता तो कौन जीतता, लेकिन वह जानता था कि मुकाबला बेहद करीबी होता। दोनों प्रतियोगी लगभग बराबर थे। मास्टर अरोनियन को नेल की जिस बात ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया, वह थी उसकी उग्रता और दृढ़ता। नेल समाज के सबसे निचले तबके में, सबसे गरीब और सबसे खतरनाक इलाकों में पला बड़ा था। उसने न सिर्फ अभ्यास या प्रशिक्षण का, बल्कि हर दिन अपनी जान बचाने के लिए लड़ने का भी अनुभव किया था। उसका लड़ने का अंदाज चौंकाने वाला, अप्रत्याशित और अपरंपरागत था। साथ ही उसका शरीर शारीरिक रूप से भी बेहद सक्षम था और उसकी इंद्रियां व सहज ज्ञान प्रबल थे। वह सबसे अलग था, एक जानवर जैसा।
अपनी अद्वितीय इंद्रियों और फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए वह हर कोण से आने वाले सभी स्लाइम्स को चकमा दे सकता था या नष्ट कर सकता था। ये कुछ ऐसा था जो फे अपनी उम्र और वंश के बावजूद दोहरा नहीं सकती थी। और अंत में ये रहा वो। मास्टर अरोनियन ने रूई के चेहरे पर एक नज़र डाली। मास्टर अरोनियन की नज़र में रूई भी नेल की तरह ही काफी हद तक विद्रोही स्वभाव का था। 13 साल का, मार्शल आर्ट्स का कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं, प्रशिक्षण के परिणामस्वरूप अपनी उम्र के हिसाब से शारीरिक क्षमता औसत से कहीं बेहतर है, लेकिन अपने आप में यह कोई खास बात नहीं है। शारीरिक प्रदर्शन क्षमता भी औसत है, कौशल औसत से थोड़ा ऊपर है, लेकिन फिर भी कुछ खास नहीं। हालांकि ये तथ्य कि उसके जैसा अप्रतिभाशाली बच्चा बिना औपचारिक प्रशिक्षण के इस स्तर तक पहुंचा है, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत को दर्शाता है। फिर भी रूई के बारे में सबसे चौंकाने वाली बात यह नहीं थी। वास्तव में प्रभावशाली तो उनका दिमाग था। वह एक अद्वितीय प्रतिभावान व्यक्ति हैं। उन्होंने ये बयान हल्के में नहीं दिया था, कोई भी मार्शल मास्टर ऐसा नहीं करेगा। 13 वर्ष की आयु में साधारण शारीरिक और शारीरिक प्रदर्शन क्षमता होने के बावजूद उसने दूसरे दौर में 700 से अधिक अंक प्राप्त किए और 9वीं रैंक हासिल की। इतना ही नहीं, उसने ये सब विशुद्ध रूप से रणनीति के बल पर किया, जिसमें किसी अन्य गुण का कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं था। उसने स्लाइम्स का अवलोकन किया, स्लाइम्स और परीक्षा के संबंध में परिकल्पनाएं और निष्कर्ष निकाले, फिर उन परिकल्पनाओं का परीक्षण करके उन्हें पुष्ट या अस्वीकृत किया, और उसके बाद स्लाइम्स पर प्रतिक्रिया करने के बजाय उनकी गति का अनुमान लगाने पर केंद्रित रणनीति तैयार की, जिसका उद्देश्य लक्ष्य को यथासंभव अधिकतम रूप से प्राप्त करना था। मार्शल परीक्षा पुस्तकालय के अनुसार यह विश्लेषणात्मक और सामरिक कुशलता के साथ साथ असाधारण प्रसंस्करण क्षमता का ऐसा उदाहरण था जो किसी आवेदक में, विशेष रूप से रूई जैसे युवा आवेदक में, पहले कभी नहीं देखा गया था। आमतौर पर केवल अत्यधिक अनुभवी और जन्मजात बुद्धिमान मार्शल आर्टिस्ट ही ऐसे कारनामे कर पाते हैं। दुर्भाग्यवश उसने अपना बैच फे के हाथों खो दिया, लेकिन फिर भी वह लंबे समय तक डटा रहा और उसने जो कुछ भी उसके पास था उससे कहीं बेहतर प्रदर्शन किया। नेल ने भी फे को इतना उकसाया नहीं कि वह उसकी इच्छा के विरुद्ध उसकी 1 इंच की हथेली का इस्तेमाल करे। मास्टर अरोनियन रूई को बहुत ऊंचा दर्जा देते थे और उसे उपर्युक्त प्रतिभाशाली छात्रों के बराबर मानते थे, हालांकि लड़ाई में रूई निस्संदेह उनसे हार जाता। अन्य आवेदकों में से किसी ने भी मास्टर अरोनियन की रुचि नहीं जगाई थी। यद्यपि वे सभी थोड़े भिन्न थे और कुछ तो असामान्य भी थे, लेकिन मास्टर अरोनियन, जो एक अनुभवी निरीक्षक और शिक्षक थे, ने ऐसा कई बार देखा था। उसने अपने हाथ में मौजूद प्रोफाइल एक तरफ रख दिए और आधिकारिक कैंड्रियन मार्शल अकादमी की मुहर से स्वीकृति और अस्वीकृति पत्रों पर मुहर लगाना शुरू कर दिया। मुहर का पैटर्न अत्यंत जटिल था और यहाँ तक कि इसे बनाने में इस्तेमाल की गई सामग्री भी शक्तिशाली जानवरों से प्राप्त उच्च श्रेणी की रहस्यमयी जीव जंतुओं की सामग्री थी, जिसकी नकल करना वास्तव में बेहद मुश्किल था। इसके अलावा स्याही भी रहस्यमयी वनस्पतियों से प्राप्त एक यौगिक थी, जो सभी रंगों के प्रकाश को अवशोषित करती थी और इस प्रकार एकदम काली थी, जो न तो चमकती थी और न ही किसी प्रकाश को परावर्तित करती थी। ये वे तरीके थे जिनसे विश्वसनीयता और प्रामाणिकता सुनिश्चित की जाती थी। तभी उसे रूई का पत्र मिला। निर्णय तो लिया जा चुका था, अब उसे बदला नहीं जा सकता था। उसे बस ये चिंता थी कि कहीं ये निर्णय जल्दबाजी में तो नहीं लिया गया। खैर, जो हो गया सो हो गया। अब आप आगे क्या करते हैं, रूई क्वारियर, ये देखना मेरे लिए दिलचस्प होगा। अगली सुबह रूई अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। वह आगे के अपने रास्ते के बारे में सोच रहा था। अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन मुझे इसके बारे में भूल जाना चाहिए। मुझे जो करना चाहिए वह है अपनी असफलता के कारण को जड़ से खत्म करना। फेई से लड़ाई होने तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन उस हार का कारण क्या था? दरअसल शारीरिक और तकनीकी रूप से वह फेई से कहीं बेहतर था, कौशल में तो वह उससे कहीं आगे था। फेई उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। उसे अभी तक ये भी याद नहीं है कि फेई ने लड़ाई में उसके साथ क्या किया। उसे बस इतना याद है कि वह फेई के निचले हिस्से की ओर झपटा, उसे पकड़ लिया और फिर बेहोश हो गया। बाद में जब उसे होश आया तो वह एक अस्पताल में था। उसने मुझे बेहोश कर दिया, जाहिर है। सवाल यह है कि कैसे? उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे संभव है। वह इस बात से विशेष रूप से हैरान था कि अचानक हुए हमले में, जब उसका पूरा शरीर असफल हमले में भी गतिमान था और वह बिल्कुल करीब से आ रही थी, तब भी वह इतनी जबरदस्त शक्ति कैसे उत्पन्न कर पाए? क्या ऐसा होना भी संभव था? पृथ्वी की मार्शल आर्ट के हिसाब से यह असंभव था। कोई भी एमएमए या यूएफसी फाइटर इतनी बेतुकी शक्ति उत्पन्न नहीं कर सकता था, जो किसी को इतनी नजदीकी दूरी से तुरंत नॉकआउट कर दे। लेकिन उसने कर दिखाया। कैसे?
इससे उसे थोड़ा सा एहसास हुआ कि इस दुनिया में मार्शल आर्ट के बारे में उसका ज्ञान बहुत कम था। पृथ्वी पर मनुष्यों और मार्शल आर्ट दोनों की कुछ सीमाएं थीं। लेकिन जैसा कि उसने 12 साल पहले देखा था, न तो मनुष्यों की और न ही मार्शल आर्ट की ऐसी कोई सीमाएं थीं। उसने गौर किया कि भौतिकी के नियम किसी न किसी तरह अभी भी वैसे ही थे। ये दुनिया गति के 3 नियमों, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम, घूर्णी यांत्रिकी, गतिकी, यूक्लिड के सिद्धांतों आदि का पालन करती थी। फिर भी किसी न किसी तरह ब्रह्मांड और गया द्वारा मनुष्यों पर लगाई गई सीमाएं मानो अस्तित्वहीन थीं। उसे यकीन नहीं था कि वैज्ञानिक प्रेरण यानी वैज्ञानिक पद्धति से इसकी जांच की जा सकती है या नहीं। लेकिन क्या उसे इसकी परवाह थी? नहीं, सच में नहीं। मैं इसके लिए आभारी हूं, बिल्कुल। इसने मुझे अपने सपनों की दुनिया में जीने और अपने सपनों का जीवन जीने का मौका दिया है। लेकिन मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि यह वास्तविकता इतनी अलग क्यों है। मैं कोई ब्रह्मांड विज्ञानी या सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी नहीं हूं। मैं बस इस वास्तविकता द्वारा दिए गए अवसर का लाभ उठाऊंगा और उस सपने को पूरा करूंगा जिसे मैं अपने पिछले जीवन में पूरा नहीं कर सका। फिर भी इससे एक सवाल बना रहा जिसका जवाब उसने अभी तक नहीं दिया था। उसने उसे इतनी जल्दी बेहोश कैसे कर दिया? उसे नहीं पता था और ऐसा लगता भी नहीं था कि वह इसका पता लगा पाएगा। किसी दिन मैं उस स्तर तक पहुंच जाऊंगा, मैं वहां पहुंच जाऊंगा और उससे कहीं आगे निकल जाऊंगा। वह नई ऊर्जा के साथ बिस्तर से उछल पड़ा। मैं और भी ज्यादा मेहनत करूंगा और अगले साल परीक्षा जरूर पास करूंगा। रूई, तुमने परीक्षा पास कर ली। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। रूई ने अपना सिर उसकी ओर दौड़ती हुई शोर मचाती एलिस की ओर झुकाया। तुम परीक्षा में पास हो गए। वह चिल्लाए और उसे आगे पीछे हिलाने लगी। रूई को समझ नहीं आया। क्या ये मुझे खुश करने का उसका तरीका है? एलिस की खुशमिजाजी हमेशा असामान्य थी, लेकिन ये तो उसके लिए भी कुछ अलग ही है। तुम्हारा पत्र आ गया। उसने एक कागज उसके सीने में ठूंस दिया। इसमें लिखा है कि आपने परीक्षा पास कर ली। रूई ने संदेह से आंखें सिकोड़ते हुए पत्र को देखा। ऐसा हो ही नहीं सकता। पत्र पढ़ते ही उसका गला भर आया। नमस्कार श्री क्वारियर, हमें आपको ये सूचित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है और बधाई देते हुए खुशी हो रही है कि आपने कैनरियन मार्शल एंट्रेंस एग्जाम उत्तीर्ण कर लिया है और कैनरियन मार्शल अकेडमी में आपका चयन हो गया है। हमने अकेडमी के छात्र उम्मीदवार के रूप में आपका गहन मूल्यांकन किया है और आपने वास्तव में ये साबित कर दिया है कि आप अपने साथियों की तुलना में हमारी अकेडमी में स्थान पाने के अधिक योग्य हैं। हम आपको बधाई देने के अलावा और भी बहुत कुछ करने के लिए लिख रहे हैं। हम आपको 36वें शरद ऋतु में दोपहर 2 बजे कैनरियन मार्शल अकादमी में आधिकारिक दीक्षांत समारोह में आमंत्रित करते हैं। वहां नियमों और विनियमों, शुल्क संरचना, भुगतान विधि और संरचना, छात्रवृत्ति, आवास और भोजन की सुविधाएं, कार्यक्रम और शैक्षणिक वर्ष की संरचना तथा अन्य सुविधाओं और सहूलियतों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से जानकारी दी जाएगी। इसके बाद आप अपने किसी भी प्रश्न के लिए हमारे स्टाफ से परामर्श कर सकते हैं। आपको अपना छात्र पहचान पत्र और वर्दी भी मिलेगी। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक बैठक है, इसलिए कृपया इसमें अवश्य शामिल हों। यदि आप उपस्थित नहीं हो सकते हैं तो कृपया 66वें शरद ऋतु में शैक्षणिक वर्ष शुरू होने से पहले हमारे स्टाफ से मिलने का समय अवश्य बुक कर लें। और अंत में, ये पत्र दीक्षांत समारोह के लिए आधिकारिक निमंत्रण है, कृपया इसे अपने साथ पहचान पत्र के साथ लेकर आएं। रूई ने प्रत्येक शब्द को अत्यंत सावधानीपूर्वक पढ़ते हुए प्रासंगिक जानकारी को याद कर लिया। कोष्टक उद्धरण हम आपसे मिलने की आशा करते हैं। हार्दिक शुभकामनाओं सहित कैनरियन मार्शल अकादमी का प्रवेश विभाग। पत्र में कुछ देर तक विवरणों का विस्तृत वर्णन करने के बाद अंत हुआ, लेकिन महत्वपूर्ण बात पहले ही स्पष्ट हो चुकी थी। उद्धरण चिन्ह मुझे स्वीकार कर लिया गया है। मुझे स्वीकार कर लिया गया है। मुझे स्वीकार कर लिया गया है, उसने हंसते हुए कहा। मुझे स्वीकार कर लिया गया है। अंततः उसे इस बात का एहसास हो गया था। वह बेकाबू होकर ठहाके लगाने लगा, जब तक कि उसे इतनी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई कि उसे रुकना पड़ा। लेकिन मैं पास कैसे हुआ? मैंने अपना बैच खो दिया और उद्देश्य बैच और अंक बनाए रखना और जमा करना था। मैं वस्तुतः उस कार्य में असफल रहा। उद्धरण चिन्ह मैं यह जरूर पता लगाऊंगा कि मैं इंडक्शन में फेल क्यों नहीं हुआ। लेकिन फिर भी आखिरकार मुझे दाखिला मिल ही गया। वाह! उद्धरण चिन्ह मैं शुरू करने के लिए बेताब हूँ। तुम तो इतनी मग्न थी कि तुमने हमारी बात सुनी ही नहीं। एलिस ने थकी हुई बेबसी से कहा। ओह, मुझे पता ही नहीं चला कि आप लोग यहाँ हैं।
माफ कीजिए। रूई ने कहा, जब उसे एहसास हुआ कि उसके चारों ओर बहुत सारे लोग जमा हो गए हैं। बड़ों ने उसे इतना आत्ममुग्ध होने के लिए डांटा, लेकिन अंततः सभी ने उसे बधाई दी। अनाथालय में ये सर्वविदित था कि रूई मार्शल आर्टिस्ट बनने का सपना देखता था। बधाई हो रूई, तुमने कर दिखाया। जूलियन ने मुस्कुराते हुए उससे कहा। धन्यवाद, मुझे कहना पड़ेगा मैं बेहद हैरान हूँ। मुझे लगा था कि 13 साल की उम्र में आपके परीक्षा पास करने की संभावना लगभग नगण्य थी। हाँ, विश्वास मत के लिए धन्यवाद। रूई ने नाक सिकोड़ी। फिर भी इतनी कम संभावनाओं के बावजूद आपने जो सफलता हासिल की है, वह आपके अटूट दृढ़ संकल्प और लगन का सबसे बड़ा प्रमाण है। अगर आप हैं, तो आप मार्शल पथ पर अंत तक चल सकेंगे। जूलियन ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा। कहते हैं ना, बीती बातों को समझना हमेशा आसान होता है। रूई ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया। जवाब में ऐसा कहना बहुत ही घटिया बात है। रूई ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद। एक सप्ताह बीत गया और कैंड्रियन अकादमी का दीक्षांत समारोह आ गया। यह समारोह शीत ऋतु के 36वें दिन सुबह आयोजित किया गया, जो पृथ्वी पर अक्टूबर की 6 तारीख होती। पनामा महाद्वीप पर कई कैलेंडर प्रणालियां प्रचलित थीं, लेकिन सबसे व्यापक प्रणाली सिस्टम्स का कैलेंडर थी। पृथ्वी की तरह ही वर्ष को 365 दिनों में विभाजित किया गया था, लेकिन दिनों को महीनों में नहीं बल्कि ऋतुओं में विभाजित किया गया था। शीत ऋतु का तात्पर्य शीत ऋतु के 36वें दिन से था। पृथ्वी और गया की संस्कृतियों में ये कई यंत्रों में से एक था, और रूई को इन यंत्रों को पूरी तरह समझने में कुछ समय लगा था। चलो जूलियन, हमें देर हो सकती है, रूई ने आग्रह किया। जूलियन ने एक असहाय आह भरी। हमने ट्रैफिक की आशंका को देखते हुए पहले ही आधे घंटे पहले निकलने का फैसला कर लिया था, इससे पहले निकलना बेवकूफ़ी होगी। उसने रूई से कहा। उनका ऐसा बचकाना रूप देखना दुर्लभ है। ठीक है, लेकिन अब और समय बर्बाद मत करो। रूई मान गया। हाँ, जूलियन के उसके साथ जाने का कारण ये था कि 16 वर्ष से कम आयु के सभी आवेदकों के साथ एक अभिभावक या कार्यवाहक अभिभावक का होना आवश्यक था। लशारा ने जूलियन से रूई के साथ कार्यवाहक अभिभावक के रूप में जाने और दीक्षा समारोह में रूई की सहायता करने का अनुरोध किया था। जब वे पहुंचे तो जैसा कि बिल्कुल अनुमान लगाया गया था, वे आधे घंटे पहले पहुंच चुके थे। देखा, हम इतनी जल्दी आ गए हैं और तुम तो और भी जल्दी आना चाहते थे, जूलियन ने रूई को चिढ़ाते हुए कहा। अरे यार, सावधानी बरतने में ही भलाई है, रूई ने जम्हाई ली। नींद? बिल्कुल नहीं। तुम लोग दीक्षांत समारोह को लेकर उत्साहित होकर पूरी रात जागते रहे, है ना? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। जूलियन ने आह भरी। उसे सच में लगा कि मार्शल आर्ट के प्रति अपने जुनून और प्रेम में रूई का बचकानापन साफ झलक रहा था। उन्होंने द्वार पर तैनात गार्डों को अपना पहचान पत्र और निमंत्रण पत्र दिखाकर दीक्षा हॉल की ओर जाने वाले निर्देशों का पालन किया। इंडक्शन हॉल एक विशाल भवन था जो इस प्रकार की प्रस्तुतियों के लिए विशेष रूप से निर्मित प्रतीत होता था। बाहरी रूप से यह अपनी वास्तुकला में विशाल और भव्य था, जो स्पष्ट रूप से ध्यान आकर्षित करने और दर्शकों से प्रशंसा प्राप्त करने के लिए बनाया गया था। हॉल के भीतर विपरीत छोर पर एक बड़ा मंच था जिस पर एक पोडियम बना हुआ था। जैसे जैसे कोई आगे बढ़ता, हॉल वास्तव में नीचे की ओर ढलान वाला होता जाता था और मंच सबसे कम ऊंचाई पर स्थित था। इसकी बैठने की क्षमता काफी अधिक थी और स्पष्ट रूप से इसे हर साल दीक्षांत समारोह में भाग लेने वाले बड़ी संख्या में नए छात्रों और अभिभावकों को समायोजित करने के लिए डिजाइन किया गया था। सचमुच यह एक भव्य हॉल है जो मार्शल आर्ट्स अकादमी की प्रतिष्ठा को उचित ठहराता है, जूलियन ने प्रशंसा से आह भरी। हालांकि रूई का ध्यान हॉल पर नहीं बल्कि उसमें रहने वालों पर केंद्रित था। तो ये लोग मेरे बैचमेट हैं, है ना? सचमुच, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत सारे दोस्त बनाएंगे। I didn't come here to make friends. Rui shrugged. Yes, but it doesn't hurt to make a few. Good friends can have overall positive impact on your life, maybe even on your martial art. It was possible, Rui supposed. Speaking of which, didn't you make a friend in the exam? I knew him for a few hours at most, he's an acquaintance at most. Rui said before feeling guilty. Kane had saved him in the 3rd round. Does that make us friends? Rui wasn't sure. In his past life, he had never made any friends. His disease and the nature of his career simply prevented him from making any. He'd also developed a relatively asocial attitude due to that. True enough, I suppose. The accepted students were all strong. Rui could feel it. He wasn't sure he could beat most of them in a fight. Even though he was in the top 10 of the 2nd round, he didn't let it get to his head and bloat his ego. His success in that round was a rather niche outcome and wasn't something that spoke to his overall combat ability.
Ultimately, he was younger, weaker and less experienced than pretty much every single other student in his batch. The only other kid my age was Kane, and he was a fucking genius who was personally trained by a martial fucking sage. I'd have to have my head deep up my ass in order to think I'm comparable to him just because our ranks were somewhat close in the second round. Rui clenched his fist. It doesn't matter how strong I am currently, I have a lifetime ahead of me. This is what the Martial Academy is for, after all. He couldn't wait for the academic year begin. He intended to grind and train like a madman under the tutelage of the martial seniors of the academy. Just then, Rui saw a figure board the podium. Master Aronian surveyed his audience, sweeping his gaze across them. Students of the Martial Academy. This time, allow me to welcome you all to the Kandrian Martial Academy not as aspirants but as members. Each and every single one of you belongs within the walls of this academy. You have overcome tribulations as well as your peers and proved without a shadow of a doubt that you belong here. Be proud of how far you've come, yet be cognizant of how much you have left to traverse. He spoke calmly with sagely dignity. Today, we aim to inform you about the everything you need to know and ought to know about the Martial Academy. Without further ado, I invite our Honorable Chancellor Calixen to begin the presentation. A strapping younger man walked onto the stage as an applause ensued. Master Aronian shook his hand before deferring the podium to him and walking off the stage. He smiled before cutting straight to the chase. The purview of this presentation is to provide you with an overall understanding of how the academy functions. I shall broadly be going over several categories of topics. The educational services the Martial Academy offers to its students. The responsibilities and entitlements that students possess. The fee structure and means of payment. And finally, the future that lies beyond the academy. The primary service that the academy provides to its students is, simply speaking, the tools necessary to allow students to reach the martial squire realm. The curriculum is not set in stone universally, beyond the bare foundations. The martial path is a deeply personal journey that cannot be universalized, yet the conditions necessary to become a martial apprentice and then a martial squire are defined. The Martial Academy possesses a vast library of techniques and skills that can freely be explored by students in order to discover their martial path, before pursuing it. The Martial Academy offers the tutelage of highly qualified and experienced martial seniors, who have all guided countless students into discovering their martial path and aided them in their journey down it. We offer a variety of highly refined training regimes and facilities for all physical and performative attributes relevant to martial art. Simply put, the Kandrian Martial Academy is a paradise for those who strive to become martial artists. As he began rattling about the details, Rui pondered about his words. I see, so in order to reach the martial apprentice stage and discover your martial path, one must explore different types of martial art techniques, skills and forms, That makes sense. After all, how else can one figure out what kind of martial art they wanna pursue? In that case, having the library of techniques and skills definitely makes life far easier. Hell, is it even possible to become a martial apprentice without such resources? Regardless, just based off this alone, the academy was already worth every ounce of his time. He probably wouldn't be able to reach the martial apprentice stage any other way. I'm not like Kane, after all. Without the academy, I'll never be able to obtain these learning resources. The sheer amount of resources the academy dedicated giving its students the most optimal education possible was mind-boggling to Rui. His astonishment only escalated as every time the Chancellor presented yet another ostentatious facility that targetedly trained one particular physical or performative attribute or a foundational skill of some kind. Is it really worth it to spend so much on us students? I've heard that only 10% of students reach the martial squire stage. Is it really worth it to spend such a large amount of capital into nurturing less than 100 martial squires every year? उसे पक्का पता नहीं था। उसे संघ के हितों और निर्णयों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं थी। शायद मार्शल आर्टिस्टों की संख्या बढ़ाने के पीछे सिर्फ पैसा ही नहीं, बल्कि कई ठोस आर्थिक और राजनीतिक कारण भी हों। शायद मार्शल यूनियन में ऊंचा पद हासिल करने के बाद उसे इन कारणों का पता चल जाए। मुझे अमूर्त अप्रासंगिक मामलों पर ध्यान देना बंद कर देना चाहिए और उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जिनका मुझ पर अधिक सीधा प्रभाव पड़ता है। रूई ने अपना सिर हिलाया। जिन सुविधाओं, सुख सुविधाओं और सेवाओं के बारे में मैंने अभी बात की है,
उनके अलावा मार्शल मास्टर से प्रशिक्षण प्राप्त करने की संभावना भी है। बेशक ये निर्णय पूरी तरह से उनके विवेक और इच्छा पर निर्भर करता है। इस संबंध में कोई गारंटी, वादा या शर्त नहीं है। कई वर्षों तक लगातार ऐसा हुआ है कि अकादमी के मार्शल मास्टर्स द्वारा एक भी छात्र का चयन नहीं किया गया, और इसके विपरीत ऐसे वर्ष भी रहे हैं जब विभिन्न मास्टर्स द्वारा कई छात्रों को स्वीकार किया गया है। औसतन हर साल कुछ छात्रों को ही स्वीकार किया जाता है। इसके लाभों को कम करके नहीं आंका जा सकता। अत्यंत उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण के अलावा मार्शल मास्टर्स अपने शिष्यों को ऐसे अवसर प्रदान कर सकते हैं जो अन्य छात्रों को नहीं मिलते। अपने विशाल अधिकार के बल पर वे संसाधनों, ज्ञान, आयोजनों आदि को अवरुद्ध करने वाली बाधाओं और प्रतिबंधों को आसानी से दूर कर सकते हैं। ये सुनकर रूई बेहद उत्साहित हो गया। किसी मार्शल मास्टर से शिक्षा प्राप्त करने की संभावना बेहद रोमांचक थी। उनकी शक्ति असाधारण रूप से उच्च मानी जाती थी, और जब तक कोई उनका प्रत्यक्ष वंशज न हो, उनके शिष्य के रूप में स्वीकार किए जाने की संभावना बहुत कम होती थी। मार्शल मास्टर बहुत शक्तिशाली, प्रभावशाली और स्वाभाविक रूप से धनी होते थे। थोड़ी सी संपत्ति होने पर भी उनकी शिक्षा प्राप्त करना मुश्किल था। आदर्श रूप से मार्शल आर्ट का प्रशिक्षु बनने के बाद कोई गुरु मुझे प्रशिक्षण प्रदान करेगा। समस्या इसकी कम संभावना और साथ ही गुरुओं द्वारा संभावित शिष्यों के मूल्यांकन के विभिन्न मानदंडों की है। प्रत्येक गुरु अपने छात्रों में कुछ अलग खोजता होगा। इससे केवल यही अनुमान लगाया जा सकता है कि वे शायद अद्वितीय गुणों की तलाश में हैं। आखिरकार अगर वे जो खोज रहे हैं वो हर छात्र में प्रचुर मात्रा में पाया जा सकता, तो ये बात समझ में नहीं आती। अगर ऐसा होता तो छात्र के रूप में स्वीकार किया जाना एक तुच्छ और आसान बात होती। अतः ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि किसी गुरु के शिष्य के रूप में स्वीकार किए जाने की संभावना उतनी ही अधिक होती है जितना अधिक व्यक्ति अद्वितीय होता है। तो अब सवाल यह है कि क्या मैं काफी अनोखा हूँ? रूई ने अपना सिर खुजाया। खैर, मैं पुनर्जन्म लिया हुआ हूँ, यह एक ऐसी बात है जिसका दावा कोई और छात्र नहीं कर सकता। लेकिन इसे प्रकट करना एक अजनबी समझकर सूली पर चढ़ाए जाने जैसा है। भले ही वे मुझ पर विश्वास न करें, कम से कम वे यही निष्कर्ष निकालेंगे कि मेरा दिमाग खराब है। इस विकल्प का कोई भी पहलू वांछनीय नहीं है। समस्या ये थी कि रूई को यकीन नहीं था कि अभ्यास में वह वाकई इतना अनोखा है। मार्शल आर्ट प्रवेश परीक्षा ने उसे यह बात दिखा दी थी। हाँ, मार्शल आर्ट और युद्ध खेलों में मेरी वैज्ञानिक पृष्ठभूमि और अनुसंधान अनुभव मुझे मार्शल परीक्षा के दूसरे दौर में किए गए कुछ हथकंडे अपनाने की अनुमति देते हैं, लेकिन बस इतना ही। यह कोई बड़ी बात नहीं है। इसने मुझे अन्य आवेदकों और मेरे बीच कौशल के अंतर से निपटने में मदद की। लेकिन क्या यह ऐसी कोई बात है जो किसी मार्शल मास्टर का ध्यान आकर्षित करने लायक हो? रूई ऐसा नहीं सोचता था। एक और चीज जो उनके मानदंड को प्रभावित कर सकती है, वह है मार्शल आर्ट की अनुकूलता। मुझे इस बात पर बहुत संदेह है कि रक्षात्मक मार्शल आर्ट का मास्टर किसी आक्रामक या पैंतरेबाजी उन्मुख मार्शल आर्ट के छात्र को स्वीकार करेगा, चाहे वह छात्र कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो। ये बात समझ में आती है। एक मार्शल मास्टर उन चीजों में क्यों उलझेगा जो उसकी विशेषज्ञता नहीं है? इसका ये भी तात्पर्य है कि जिन छात्रों का चयन होता है वे संभवतः मार्शल आर्ट के प्रशिक्षु होते हैं। यदि वे संगत और समान मार्शल आर्ट वाले छात्रों का चयन करते हैं, तो केवल वही छात्र चुने जाने के पात्र होते हैं जिन्होंने अपनी मार्शल आर्ट की खोज और चयन कर लिया हो। इसका मतलब ये था कि रूई के लिए योग्य होने का सबसे अच्छा तरीका मार्शल अप्रेंटिस का पद प्राप्त करना था। उसे इस बात पर गहरा संदेह था कि मार्शल मास्टर्स उस स्तर से नीचे के छात्रों पर ध्यान देते भी होंगे या नहीं। जो छात्र मार्शल अप्रेंटिस के पद तक नहीं पहुंच पाए थे, वे मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं थे, वे ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों के समय और ध्यान के लायक ही नहीं थे। तो अंततः न तो मेरा लक्ष्य बदला है और न ही मेरे निर्णय। मुझे बस एक ऐसा मार्शल आर्टिस्ट बनना है जो उनकी नज़र में आने लायक हो। रूई को एहसास हुआ कि कहना आसान है, करना मुश्किल, लेकिन वह इसे अपने रास्ते में रुकावट नहीं बनने देगा। उद्धरण चिन्ह ... और इसी के साथ हमारी प्रस्तुति का पहला भाग समाप्त होता है। चांसलर कैलेक्स ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं विद्यार्थियों के अधिकारों, विशेषाधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में बात करूंगा। शुरुआत में मैं आपको बताना चाहता हूं कि अकादमी ने वर्तमान नियमों और विनियमों के साथ साथ विद्यार्थियों के अधिकारों और विशेषाधिकारों को तैयार करते समय क्या लक्ष्य और उद्देश्य रखा था। हम एक ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं जहां विद्यार्थी बिना किसी अनावश्यक बोझ, बाधा या प्रतिबंध के अपना समय और ऊर्जा मार्शल आर्ट के विकास और अभ्यास में लगा सकें। नियमों और विनियमों का ढांचा इस लक्ष्य पर केंद्रित है कि छात्र अनुचित प्रथाओं के माध्यम से स्वयं को या अन्य छात्रों को बाधा न पहुंचाएं।
हमारे द्वारा प्रस्तुत दिशा निर्देशों का उद्देश्य छात्रों को सफल मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए आवश्यक सही मानसिकता और स्वभाव अपनाने में मदद करना है। हमारे पास एक कठोर छात्र मूल्यांकन प्रणाली है जो कैनरियन मार्शल अकादमी के नियमों और विनियमों की दंड संहिता में परिभाषित दुराचारों को मापती है। अत्यधिक दुर्व्यवहार करने पर सीधे तौर पर निष्कासन ही परिणाम होगा। अकादमी केवल उन्हीं छात्रों को रखना चाहती है जिनमें मार्शल आर्टिस्ट बनने की प्रबल इच्छा हो। एक और बात जिस पर मैं आगे चर्चा करूंगा वह ये है कि बेशक परीक्षा पास करने वाले अधिकांश छात्र वही थे जो मार्शल आर्टिस्ट बनने की प्रबल इच्छा रखते थे, अन्यथा वे पहले चरण में भी उत्तीर्ण नहीं हो पाते। फिर भी कुछ ऐसे छात्र भी थे जिन्होंने मार्शल आर्टिस्ट बनने की सच्ची इच्छा के बिना ही परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। इसी कारण से अकादमी के नियमों और विनियमों में दुर्व्यवहार और उल्लंघन के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया था। उद्धरण चिन्ह आदि। ये सब तो केवल छात्रों को प्राप्त नियमों और विशेषाधिकारों को संचालित करने वाला दर्शन और सिद्धांत है, न कि स्वयं नियम और विशेषाधिकार। आप सभी को स्कूल छोड़ते समय एक नियम पुस्तिका प्रदान की जाएगी। मैं सभी छात्रों और अभिभावकों से आग्रह करता हूं कि वे इसे अच्छी तरह से पढ़ें। उन्होंने नियम पुस्तिका की एक प्रति दिखाते हुए कहा, वह किताब हद से ज्यादा मोटी है। रूई ने मन ही मन आह भरी, हे, लगता है घर वापस आने पर तुम्हें बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, रूई। जूलियन खिलखिलाकर हंसा, मुझे इसके बारे में बताएं। क्या आप इसे पढ़कर मुझे इसका संक्षिप्त संस्करण दे सकते हैं? पब फ्यूचर के विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। अपना काम दूसरों पर मत थोपो, नौजवान। जूलियन ने रूई को हल्के फुल्के अंदाज में कराटे चॉप मारते हुए कहा। यह प्रक्रिया का हिस्सा है। रूई ने आह भरी, फिर भी उसे इस बात की खुशी थी कि नियमों को गंभीरता से लिया जा रहा था और सख्ती से लागू किया जा रहा था। पृथ्वी पर स्कूलों में बदमाशी बहुत आम थी क्योंकि स्कूलों में उन्हें लागू करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं थे। शिक्षक बदमाशी पर तब तक ध्यान नहीं देते थे जब तक कि मामला हद से ज्यादा न बढ़ जाए। उन्हें पर्याप्त वेतन नहीं मिलता था। बहुत से बच्चे, खासकर किशोर, उत्पीड़न का शिकार होते थे। वे शिक्षकों पर भरोसा नहीं कर सकते थे, और अगर वे मामले को अपने हाथ में लेने का फैसला करते तो स्थिति और बिगड़ जाती और संघर्ष इतना तीव्र हो जाता कि स्कूल को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ता। ऐसे मामलों में पीड़ितों को लगभग हमेशा ही मामले को बढ़ाने के लिए दंडित किया जाता था, जबकि धमकाने वालों को कम सजा मिलती थी या कुछ मामलों में बिल्कुल भी सजा नहीं मिलती थी। मुझे उस बकवास से दोबारा निपटने में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। रूई ने गुस्से में मुट्ठी भींच ली। उसे मिडिल स्कूल और हाई स्कूल में तंग किया जाता था। वह एक कमजोर और दुबला पतला बच्चा था जो तनाव में आते ही हौंफने लगता था। धरती पर मार्शल आर्ट सीखने की उसकी प्रेरणा का एक मुख्य कारण ये था कि वह मार्शल आर्टिस्टों की ताकत का प्रशंसक था। वे किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालत में अपने लिए लड़ सकते थे। ये कितना शानदार है। रूई को अपने पिछले जीवन में बचपन में ऐसा सोचते हुए याद आया। बेशक जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, मार्शल आर्ट और युद्ध खेलों के प्रति उसका प्यार और जुनून भी बढ़ता गया। जो कभी सौंदर्य और अतिरंजित शक्ति के प्रति बचकाना आकर्षण था, वह एक बौद्धिक जुनून में बदल गया जिसने उसे मार्शल आर्ट और युद्ध खेलों के शोधकर्ता बनने के मार्ग पर अग्रसर किया। मुझे लगता है किसी न किसी तरह से मुझे अपने धमकाने वालों का आभारी होना चाहिए। रूई ने अपना सिर हिलाया। यह विचार मात्र ही उसे घृणित लग रहा था। उस बात को छोड़ दे तो ऐसा लगता है कि इस अकादमी में मुझे उस अनुभव को दोबारा नहीं दोहराना पड़ेगा, बशर्ते कि यह चांसलर बेवजह बातें न कर रहा हो। रूई ने उस पर संदेह भरी नजर डाली। आखिरकार यह अकादमी का दीक्षांत समारोह था। भला इस दिन कौन सा कुलपति अपनी अकादमी के बारे में बुरा भला कहेगा? हो सकता है कि वह अकादमी की असलियत को अस्पष्ट, मीठी मीठी बातों से छुपा रहा हो, जिनका मकसद सिर्फ अकादमी को सजाना संवारना था। उसके पिछले जीवन में भी ऐसा होना कोई असामान्य बात नहीं थी। खैर, सच कहूं तो उन्होंने अभी अभी एक जटिल छात्र मूल्यांकन प्रणाली का वर्णन किया है। अगर उन्होंने ये सब सरासर मनगढ़ंत बताया होता तो ये सरासर झूठ होता। आमतौर पर जब संस्थानों के प्रतिनिधि स्थिति के बारे में झूठ बोलते हैं तो वे अस्पष्ट और गोलमोल बातें करते हैं, लेकिन उन्होंने तो अब तक पूरी तरह से विस्तृत, सटीक और स्पष्ट बातें बताई हैं। चांसलर कैलेक्स की बातों को ध्यान से सुनते हुए रूई ने यह बात कही। खैर, अब मैं बस इंतजार करके देख ही सकता हूँ। वह जल्द ही खुद पता लगा लेगा कि अकादमी कैसी है। उसने नियमों और विनियमों, अधिकारों और विशेषाधिकारों और उन्हें लागू करने के तरीकों पर दिए गए विस्तृत विवरण को ध्यानपूर्वक अपने मन में नोट कर लिया। अब हम अंतिम भाग पर आते हैं, अकादमी के परे का भविष्य। चांसलर कैलेक्स ने आगे कहा,
जैसा कि आप सभी जानते हैं, अकादमी का स्वामित्व और वित्तपोषण कैनेडियन मार्शल यूनियन के पास है। यूनियन मार्शल आर्टिस्टों की निरंतर आपूर्ति बनाए रखने के लिए छात्रों में निवेश करती है। इसका एक कारण निश्चित रूप से मिशनों में शहीद हुए मार्शल आर्टिस्टों की भरपाई करना भी है। इसका एक हिस्सा है ना। लगता है इसमें और भी कुछ है, जैसा कि मुझे शक था। स्नातक होने के बाद आप तुरंत कैनेडियन मार्शल यूनियन में पंजीकरण करा सकते हैं। यूनियन की अनुबंध प्रणाली लचीली है। अकादमी द्वारा उच्च योग्यता वाले स्नातकों को कमीशन में कटौती के मामले में अधिक अनुकूल अनुबंध प्राप्त होंगे। अकादमी में आपका प्रदर्शन यूनियन के साथ आपके अनुबंध पर प्रभाव डालेगा। चांसलर कैलेक्स मुस्कुराए। दिलचस्प। मेरा अनुमान है कि आप जिस अनुबंध पर बातचीत करते हैं वह इस बात पर निर्भर करता है कि आप यूनियन को कितनी उपयोगिता प्रदान करते हैं। आप जितनी अधिक उपयोगिता प्रदान करेंगे, उतना ही अधिक लाभदायक अनुबंध आप कर सकते हैं। मार्शल स्क्वायर्स शायद यूनियन के साथ इतना लाभदायक अनुबंध नहीं कर सकते और शायद उन्हें कम कमीशन पर ही समझौता करना पड़ेगा। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मार्शल आर्टिस्टों के उच्च स्तर आसानी से उच्च कमीशन दरों पर बातचीत करने में सक्षम होंगे, मिशन के लिए भुगतान की गई धनराशि का उच्च अनुपात प्राप्त करने में सक्षम होंगे। मार्शल स्क्वायर्स को संभवतः उनके द्वारा पूरे किए गए मिशन के लिए भुगतान की गई राशि का 50% या उसके आसपास कुछ मिलता है। संभावना है कि आप जितना ऊपर जाएंगे, मिशन के लिए भुगतान की गई राशि में से आपको मिलने वाला हिस्सा प्रतिशत उतना ही अधिक होगा। उद्धरण चिन्ह ... और ये वे साधन और तरीके हैं जिनके द्वारा अकादमी में बिताया गया आपका समय संघ में आपके अनुबंध को प्रभावित कर सकता है। चांसलर कैलेक्स ने निष्कर्ष निकाला। इसी के साथ दीक्षांत समारोह का प्राथमिक प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। जैसा कि आप समझ ही गए होंगे, इस संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण का उद्देश्य हमारे अकादमी में आपके छात्र जीवन से संबंधित हर जानकारी को विस्तार से बताना नहीं था, बल्कि आपको हमारी प्रणाली, नियम, नीतियां और विनियम की व्यापक समझ प्रदान करना था। विवरण इतने अधिक हैं कि एक ही प्रस्तुतिकरण में उन्हें समाहित करना संभव नहीं है, और न ही एक ही प्रस्तुतिकरण में उन पर विस्तार से चर्चा करना उचित है। बेशक, इसका मतलब यह नहीं है कि वे महत्वपूर्ण नहीं हैं, और न ही इसका मतलब यह है कि हम उन पर ध्यान नहीं देंगे। दीक्षांत समारोह समाप्त होने के बाद हमारा प्रवेश विभाग आपकी किसी भी प्रकार की पूछताछ और शंकाओं का समाधान करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। चांसलर कैलेक्स मुस्कुराए। और इसी के साथ प्रस्तुति समाप्त होती है। आप सभी के धैर्य के लिए धन्यवाद। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप मेधावी छात्र का उनके भाषण के लिए स्वागत करें। छात्र नेल का स्वागत कीजिए। उन्होंने ये कहते हुए तालियों की गड़गड़ाहट का आह्वान किया। सम्मानित छात्र, है ना? ये वही छात्र होगा जिसने पूरी परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया होगा। रूई उत्सुकता से सोचने लगा। वह वास्तव में ये जानने के लिए उत्सुक था कि प्रथम स्थान प्राप्त छात्र कैसा होगा, खासकर इसलिए क्योंकि परीक्षकों ने इस छात्र को केन और फे से भी बेहतर माना था। बिखरे हुए चांदी जैसे सफेद बाल, चौंकाने वाली लाल आंखें, एक अशोभनीय और लापरवाह चाल, ये वो विशेषताएं थी जो मेधावी छात्र नेल को सबसे अलग बनाती थीं। तालियां भी थम गईं जब उस किशोर लड़के में मानवीय व्यवहार के सबसे सामान्य शिष्टाचार की भी घोर कमी दिखाई दी। उसके हावभाव से उदासीनता और तिरस्कार झलक रहा था। उसका व्यवहार और हावभाव किसी जंगली जानवर जैसा था। क्या यही वो बच्चा है जिसने हम सबको हराया था? रूई को हंसी आ रही थी। ये बहुत ही मजेदार था। मंच पर पड़ रही तेज रोशनी ने उनके गुस्से को और भी बढ़ा दिया। मंच पर पहुंचते पहुंचते चांसलर कैलेक्स पसीने से तरबतर हो चुके थे। स्वागत है, नेल। मैं आपके भाषण का इंतजार कर रहा हूं, उन्होंने विनम्रतापूर्वक कहा, हालांकि वे मेगाफोन से दूर थे। हम, आपके भाषण की प्रति कहाँ है? मेरे पास यह नहीं है। मेरे पास यह नहीं है। जरूर आप मजाक कर रहे हैं। नेल ने उस आदमी को नजरअंदाज किया और मेगाफोन जैसी दिखने वाली डिवाइस के सामने अपनी जगह पर खड़ा हो गया। ध्यान से सुनो कमीनो, उसने हिदायत दी। उसने हिंसा न करने के बारे में कुछ कहा, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं तुम सब कमीनों की ऐसी तैसी कर दूंगा। वह मुस्कुराया। भीड़ को ये दृश्य पसंद नहीं आया। तुम खुद को समझते क्या हो, बच्चे? चलो इसे बाहर ले चलते हैं, नन्हे बदमाश। सिर्फ इसलिए इतना सख्त रवैया अपनाना क्योंकि तुम नंबर 1 पर आ गए हो। भीड़ ने उसका विरोध किया। जो कभी एक गरिमापूर्ण सभा थी, वह धीरे धीरे एक अराजक अव्यवस्था में तब्दील होने लगी। नेल की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई।
यही तो वह देखना चाहता था। शांत, स्थिर और गरिमामय वातावरण बेहद नीरस था। संघर्ष ही उसका मूल मंत्र था। अगर इस छोटी सी उकसाहट से एक भी लड़ाई छिड़ जाए तो वह आभारी होगा। बुजुर्ग, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहीं हूं। नेल ने अपनी बाहें फैला दी। क्या डर गए? डरपोक हो। है। उसने मेगाफोन स्टैंड पर पैर रखते हुए ताना मारा। मेरा नाम नेल है, और मैं तुम सबको ये बताने आया हूं कि तुम सब तथाकथित छात्र कुछ भी नहीं हो। तुम सब डरपोक हो, तुम में मुझे हराने की हिम्मत नहीं है। मैं तुम सब पर कभी भी, कहीं भी, किसी भी तरह से हावी हो जाऊंगा। मैं तुम्हारी ऐसी पिटाई करूंगा जैसे तुम छोटे बच्चे हो। आओ मुझसे भिड़ो, कमीने कायरो। उसने घिनौनी घमंडी मुस्कान के साथ कहा। फिर वह दर्शकों को गाली देते हुए चला गया। फिर भी उकसावे की कोशिश कितनी भी घटिया क्यों न हो, वह पूरी तरह से नाकाम नहीं हुई। रूई को अपने सहपाठियों से शत्रुता का आभास होने लगा। कोष्टक उद्धरण ... क्या इसकी इजाजत है? वह हंस पड़ा। उसे खुद भी यकीन नहीं था, लेकिन सच कहूं तो यह उसके लिए ताज़ी हवा के झोंके जैसा था। वह लड़का दिलचस्प था, फिर भी रूई को उसकी हरकतों से ज्यादा उसकी युद्ध क्षमता में दिलचस्पी थी। जहां तक मुझे याद है, दूसरे दौर में भी वह नंबर 1 पर था। उसे लड़ते देखना और उसकी क्षमता का पता लगाना दिलचस्प होगा। मुझे आश्चर्य है कि उसके और फे के बीच लड़ाई में कौन जीतेगा। जब तक वह नेल और फे को गंभीरता से लड़ते नहीं देख लेता, तब तक वह ये नहीं जान सकता था। उसे पूरा यकीन था कि फे ने उसके खिलाफ अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई थी, और उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने उसे कैसे नॉकआउट कर दिया। सब कुछ सही समय पर होगा। तारांकन 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 तारांकन। क्या आपको यकीन है कि हमें दखल नहीं देना चाहिए, प्रधानाध्यापक? चांसलर कैलेक्स को उल्टी आने लगी। जब भी नेल झगड़ा भड़काने की कोशिश करती, उसे लगता कि उसकी उम्र कम होती जा रही है। उसने अभी तक कोई नियम नहीं तोड़ा है। मास्टर अरोनियन ने शांति से चाय की चुस्की ली। नेल की गड़बड़ी के बावजूद उनका शांत और सौम्य व्यवहार चांसलर कैलेक्स को अचंभित कर गया। इससे उन्हें लगभग उतनी ही चिंता हुई जितनी नेल को खुद हो रही थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि अपने सहपाठियों का अपमान न करना बुनियादी समझदारी की बात है। यह नियमों में नहीं है क्योंकि यह एक स्पष्ट नियम है। उसने अपना माथा पकड़ लिया। मास्टर अरोनियन ने कैलेक्स की हरकत पर ठहाका लगाया। घटनाक्रम देखकर उन्हें मजा आ रहा था। उन्होंने नेल की ओर एक नजर डाली। जहां दूसरे लोग उसे एक खतरनाक, क्रूर जानवर समझते, जिसका स्वभाव उन्मादी था, वहीं उन्हें केवल एक उत्साहित छोटी सी चूजी दिखाई दी जो नखरे दिखा रही थी और लड़ने के लिए बेताब थी। इस साल का बैच दिलचस्प होगा। नेल की हरकतों को देखते हुए उन्होंने समझदारी से अपनी दाढ़ी सहलाई। आखिरकार उसने भाषण खत्म कर दिया। ऐसा लगा जैसे सदियां बीत गईं। कैलेक्स ने हैरानी से कहा जब उसने नेल को मंच से नीचे उतरते हुए दर्शकों की ओर बीच वाली उंगली दिखाते हुए देखा। उसके चेहरे पर राहत की एक झलक दिखी, लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उस सम्मान छात्र के भाषण की भयावहता के बाद अब उसकी बारी है, उसकी घबराहट उस राहत में बदल गई। क्या मैं इस्तीफा दे सकता हूँ? उसने हंसते हुए पूछा। जरूर, पहले जाकर वह भाषण दे दीजिए। कैलेक्स ने अपने चेहरे पर हमेशा की तरह विनम्र और कूटनीतिक मुस्कान लाते हुए खुद को संभाला और मंच से नीचे उतर गया, जिससे मास्टर एरोनियन उस पर हंसने लगे। जैसे ही कैलेक्स ने दीक्षा समारोह का समापन भाषण देना शुरू किया, मास्टर अरोनियन ने अतिथि कक्ष से भीड़ पर एक नजर डाली और कई छात्रों को देखा जिनकी उन्हें तलाश थी। इनमें नेल, फे, केन और रूई शामिल थे। इस साल का बैच निश्चित रूप से दिलचस्प होगा। ये तो एक अप्रत्याशित घटना है। जूलियन के साथ प्रेजेंटेशन हॉल से बाहर निकलते हुए रूई ने मन ही मन सोचा। यह थोड़ा चिंताजनक है कि तुम उसी के साथ मार्शल अकेडमी में दाखिला लेने जा रहे हो। उस लड़के से सावधान रहना, जूलियन ने सलाह दी। ठीक है, हालांकि मुझे शक है कि वह 13 साल के बच्चे को धमकाने के लिए जानबूझकर ऐसा करेगा। आप कभी नहीं जानते। रूई को नहीं लगता था कि नेल से मिलने की संभावना बहुत अधिक थी। प्रशिक्षण और समूह प्रणाली पृथ्वी जैसी नहीं थी, जहां सहपाठी एक ही उम्र के होते थे और एक ही वर्ष में शिक्षा प्रणाली में प्रवेश करते थे। चूंकि मार्शल पद प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत भिन्न होता है, इसलिए एक ही उम्र के लोगों को बिना सोचे समझे एक ही श्रेणी में डाल देना उचित नहीं था। लोगों ने मार्शल आर्ट में अपनी दक्षता अलग अलग गति से विकसित की। केन जैसे लोग अपने से काफी कम उम्र के होते हुए भी अन्य छात्रों से बहुत आगे थे। ऐसे में उनके साथ एक जैसा व्यवहार करना और उन्हें एक ही तरह से प्रशिक्षित करना तर्कसंगत नहीं था।
इसके अलावा चूंकि मार्शल आर्ट हर व्यक्ति के लिए अत्यंत विशिष्ट और व्यक्तिगत होती है, इसलिए अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। किसी को भी एक ही प्रशिक्षण प्रणाली में डाल देना उचित नहीं था। उनके शैक्षणिक समय का एक बड़ा हिस्सा स्वयं की इच्छाशक्ति की खोज में व्यतीत होता था। स्व प्रशिक्षण और स्व अधिगम भी इस यात्रा का एक अभिन्न अंग थे। जैसे ही रूई अपने अकादमिक पाठ्यक्रम की बारीकियों पर विचार कर रहा था। रूई, मुझे खुशी है कि तुम आ गए, केन ने उसे आवाज दी। खुशी से उसकी हरी आंखें चौड़ी हो गईं और वह दौड़कर रूई के पास गया। अरे यार, काफी समय हो गया, रूई ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हाँ, ऐसा हुआ है। रूई ने अपने अंगरक्षक पर एक नजर डाली। एक अधेड़ उम्र का आदमी, जिसके बाल करीने से कंघी किए हुए थे और उसने सलीके से कपड़े पहने थे। उसने महंगे वस्त्र पहने थे जो भले ही बहुत ध्यान आकर्षित करने वाले न हों, लेकिन ये संकेत देते थे कि वह कोई मामूली सहायक नहीं था। रूई ने उसके औपचारिक वस्त्रों पर कढ़ाई किया हुआ एक प्रतीक चिन्ह देखा, जो केन के प्रतीक चिन्ह जैसा ही था। एक पारिवारिक प्रतीक चिन्ह है ना? बताओ, तुम कैसे पास हुए? केन ने उत्सुकता से पूछा। मुझे याद है, मैंने किसी को तुम्हारा बैज लेते हुए देखा था। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, प्रवेश पत्र मिलने पर मैं भी आपकी तरह ही आश्चर्यचकित था। यह अजीब है, लेकिन फिर भी किसे परवाह है। तुम पास हो गए, अब हम साथ में समय बिता सकते हैं। केन मुस्कुराया। हाँ, सौभाग्य से मैं पास हो गया। अचानक एक आवाज ने उसे पुकारा। ये किस्मत की बात नहीं थी, रूई क्वारियर। रूई को ये देखने के लिए पीछे मुड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी कि किसने पुकारा। उसने उसकी आवाज तुरंत पहचान ली। फे, उसने कहा। वह अकेली थी, एक वयस्क होने के नाते उसे किसी संरक्षक की आवश्यकता नहीं थी। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जिसे देखकर रूई को लगा कि वह बनावटी है। यह एक ऐसा रहस्यमय मुखौटा था जो उसकी भावनाओं को बड़ी कुशलता से छुपाए हुए था, जिससे उसके आसपास के लोग उसे समझ नहीं पा रहे थे। रूई ने अपनी आंखें सिकुड़ी, मुट्ठी भींची और उसका चेहरा गंभीर हो गया। वह प्रतिशोधी स्वभाव का व्यक्ति नहीं था। उससे पिटने का बदला लेने जैसी मूर्खतापूर्ण बात करने के बजाय वह उस अनुभव से सीख लेकर इतना मजबूत बनना चाहता था कि ऐसा दोबारा कभी ना हो। जब तक उसके साथ कोई अनैतिक अन्याय न हो, वह हमेशा आगे बढ़ने की सोचता था। फिर भी वह ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं कर सकता था जो दूसरों को मजे के लिए परेशान करता हो। आप क्या चाहते हैं? अरे, आपकी आवाज में थोड़ा शत्रुतापूर्ण भाव झलक रहा है। ऐसा अक्सर तब होता है जब लोग मनोरंजन के लिए मुझे पीटते हैं। अगर कोई मेरे बैच के लिए मुझ पर हमला करता तो बात अलग होती, लेकिन दूसरों को मजे के लिए परेशान करना बिल्कुल अलग बात है। मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं हैं। तकनीकी तौर पर आत्मरक्षा में मेरा इरादा आपको नॉकआउट करने का नहीं था, बल्कि नेल के मुक्त होने तक आपसे थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करने का था, लेकिन आप इतने ताकतवर थे कि मुझे पूरी ताकत लगानी पड़ी। उसने कंधे उचका दिए। ये तो सरासर कुतर्क है, तुम्हें पता है। रूई ने झुंझलाहट में आह भरी। फे की आंखों में चमक आ गई। खैर, तुम अपनी मेहनत के दम पर पास हुए हो। मार्शल अकादमी का प्रवेश विभाग अक्षम नहीं है। मेरा बैच खो गया, इसके लिए मुझे 0 अंक मिले, स्पष्ट रूप से औसत से नीचे। मैं उत्तीर्ण होने के मानदंडों में असफल रहा। फे ने धीरे से खिलखिलाकर हंसी। किसने कहा कि अंकों का मानदंड से कोई लेना देना है? रूई ने उसे हैरानी भरी नजरों से देखा। मास्टर अरोनियन ने ऐसा कहा था। मास्टर अरोनियन, उसने आगे कहा, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 ने कहा था कि मानदंड उनके विवेक पर निर्भर था। उन्होंने कभी नहीं कहा कि उद्देश्य की पूर्ति उत्तीर्ण होने की गारंटी है। न ही उन्होंने कहा कि उद्देश्य में असफल होना ही अनुत्तीर्ण होना है। रूई ने बिना किसी भाव के उसकी ओर देखा। तकनीकी रूप से वह सही थी। मास्टर अरोनियन के शब्दों का प्रयोग वास्तव में उसके कहे अनुसार ही था, जहां तक उसे याद था। फिर भी, यदि आवेदकों के मूल्यांकन के उद्देश्य से कोई लक्ष्य दिया गया है, तो क्या यह स्पष्ट नहीं था कि आपके प्रयास का परिणाम आपके मूल्यांकन के लिए प्रासंगिक होगा? तुम फिर से छोटी छोटी बातों पर बहस कर रहे हो। उसने पलटवार किया। बैच का परिणाम शुरू से ही पूरी तरह से अप्रासंगिक था। परीक्षकों का उद्देश्य केवल आवेदकों को आपस में प्रतिस्पर्धा में डालना और उनकी परिस्थितियों के आधार पर उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन करना था। उन्होंने समझाया, आप शुरू से ही आवेदकों के निशाने पर थे। फिर भी, कम उम्र और अन्य आवेदकों की तुलना में कमजोर होने के बावजूद आपने लगभग अंत तक अपना बैच बरकरार रखा। आपने ये चतुराई भरी रणनीति से हासिल किया। हालांकि आपने अपना बैच खो दिया, लेकिन मुझसे, जो सबसे मजबूत आवेदक थी, हारे। और फिर भी मेरे मुकाबले आपका प्रदर्शन काफी प्रभावशाली था। इन सभी बातों को प्रवेश विभाग ने आपके मूल्यांकन में शामिल किया।
रूई ने उसे संदेह भरी नजरों से देखा, तो उसने उस पर यह जानते हुए हमला किया कि उसके खिलाफ उसका प्रदर्शन उसके लिए अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। ये तो सुविधाजनक लग रहा था। तुम तो अकादमी के उन मामलों के बारे में बहुत जानकार लगती हो जिन्हें गोपनीय रखा जाना चाहिए। तुम्हें ये सब कैसे पता चल सकता है? उसकी दादी एक मार्शल सेज हैं, केन ने बीच में कहा। एक मार्शल सेज से अकादमी कुछ भी छिपा नहीं सकती। उसने ढेर सारी जानकारी हासिल की होगी और उसका फायदा उठाया होगा। रूई को उसकी आवाज में थोड़ी सी दुर्भावना सुनाई दी। इसके जवाब में फे ने उसे एक विनम्र मुस्कान दी। अरे वाह, काफी समय हो गया युवा स्वामी केन। काश ये थोड़ा और लंबा होता, सच कहूं तो। केन ने तेवर चढ़ाए। क्या सिर्फ मुझे ही ऐसा लग रहा है या तुम्हारी आवाज में थोड़ी नाराजगी झलक रही है? आह, क्या तुम्हें जलन हो रही है कि परीक्षा में मैंने तुम्हारे बजाय रूई के साथ खेला? आखिर तुम्हारी उम्र भी तो यही है। केन, जो उस समय किशोर था, उसकी बातों में आ गया। रूई ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे पीछे खींच लिया। शांत हो जाओ केन, उसने फे की ओर झुंझलाहट भरी नजर डालते हुए सलाह दी। वह उसे उकसा रही है और उसे इसमें मजा आ रहा है। रूई ने बेबसी से सोचा, इन दोनों के बीच जरूर कोई पुराना रिश्ता है। इस तरह की निष्क्रिय दुश्मनी अचानक से तो पैदा नहीं हो सकती। क्या यह मार्शल ऋषियों के वंशज होने के उनके गर्व की वजह से है? केन मुझे कभी घमंडी किस्म का नहीं लगा, और फे आधी शरारती लगती है, हालांकि उस मुखौटे के पीछे मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं समझ पा रही। फिर भी उस बातचीत ने उसके इस संदेह की पुष्टि कर दी थी कि वह एक मार्शल परिवार से थी, जिससे उसकी महान युद्ध क्षमता का कुछ हद तक स्पष्टीकरण मिलता है। हालांकि वह उसे केन की तरह प्रतिभाशाली नहीं लगी। केन में स्वाभाविक प्रतिभा और असीमित क्षमता है, लेकिन उसकी दक्षता मुझे पागलपन भरे प्रशिक्षण, इच्छाशक्ति और विशुद्ध अनुभव का परिणाम लगती है। भले ही वह उसके दिखावटी स्वभाव को खास पसंद नहीं करता था, लेकिन उसे उस दृढ़ संकल्प को स्वीकार करना और उसका सम्मान करना ही था जिसके बल पर वह सत्ता के अपने वर्तमान स्तर तक पहुंची थी। चलो शांत हो जाते हैं दोस्तों। उसने तनावपूर्ण माहौल को हल्का करने की कोशिश की। उसे ठीक से पता नहीं था कि इन दोनों के बीच क्या बात है, लेकिन वह नहीं चाहता था कि मामला और बिगड़े। रूई अभी भी फे की कही बातों पर विचार कर रही थी। अब पीछे मुड़कर देखने पर वे बातें और भी अधिक अर्थपूर्ण लगने लगी थीं। मुझे याद है कि मास्टर अरोनियन ने कहा था कि मानदंड उनके विवेक पर छोड़ दिए गए थे, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि मानदंड उद्देश्य के परिणाम से इतने स्वतंत्र होंगे। रूई को नहीं लगता था कि इसे स्वीकार करने का निर्णय इतना आसान रहा होगा। परिणाम शायद अभी भी कुछ हद तक मायने रखता था। हो सकता है कि यूनियन के भीतर कुछ विवाद भी रहा हो। उसने कंधे उचका दिए, उसे पता नहीं था और शायद कभी पता भी नहीं चलेगा। और सच कहूं तो उसे इसमें कोई दिलचस्पी भी नहीं थी। उसने फे की तरफ देखा और फिर उससे कुछ ऐसा पूछा जो उसे काफी समय से परेशान कर रहा था। तुमने मुझे बेहोश कैसे किया? वह सचमुच जानना चाहता था कि उसने क्या किया था। मैंने तुम्हें अपनी हथेली से मारा था, उसने मुस्कुराते हुए उससे कहा। उस स्थिति और दूरी में तुमने मुझे इतनी जोर से कैसे मारा कि मैं बेहोश हो गया? उसने हैरानी से अपनी आंखें सिकोड़ी। मैं इतनी आसानी से अपने सारे पत्ते नहीं खोल सकती, है ना? फे ने शरारती मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। इसे आउटर कन्वर्जेंस नामक तकनीक कहते हैं। यह एक ऐसी तकनीक है जो आपको अपने पूरे शरीर की शक्ति को एक ही प्रहार में एकत्रित करने की अनुमति देती है। पूरी तरह से महारत हासिल करने पर यह आपको अपने वजन वर्ग से कहीं अधिक शक्ति के साथ लगभग किसी भी स्थिति से प्रहार करने में सक्षम बनाती है। केन ने समझाया। रूई की आंखें चौड़ी हो गईं, वहीं फे की आंखें सिकुड़ गईं और उसने केन पर एक सूक्ष्म लेकिन तीखी नजर डाली, जो उसकी शत्रुता का आनंद लेते हुए एक घमंडी मुस्कान लिए बैठा था। इससे फे द्वारा उकसाए गए झगड़े का एक और दौर शुरू हो गया। लेकिन रूई को उनके नखरों से कोई फर्क नहीं पड़ा। शरीर के सभी हिस्सों से शक्ति इकट्ठा करके एक ही प्रहार में लगाना, यह सामान्यतः असंभव है, सिवाय एक ऐसी उपयुक्त स्थिति के जिसमें आप सभी मांसपेशी समूहों से बल का उपयोग कर सकें। यह दिलचस्प है कि वह उस स्थिति में शरीर के सभी मांसपेशी समूहों से बल एकत्रित और योग कर सकी। यह पृथ्वी पर मौजूद 1 इंच पंच का कहीं अधिक उन्नत संस्करण प्रतीत होता है। 1 इंच पंच एक प्रतिष्ठित प्रहार था जो उसी तरह काम करता था जैसे केन ने आउटर कन्वर्जेंस का वर्णन किया था। जाहिर है, रूई 1 इंच पंच के बारे में सब कुछ जानता था। वह यह समझने में इसलिए असफल रहा कि फे ने उस पर 1 इंच पंच से हमला किया है क्योंकि पृथ्वी के निवासी होने के नाते यह उसके लिए समझ से परे था। यह सच था कि 1 इंच पंच शक्ति के संचार और अभिसरण का एक अच्छा प्रदर्शन था, साथ ही यह देखने में आकर्षक और प्रभावशाली भी था।
लेकिन 1 इंच पंच असल लड़ाइयों में बेकार था। 1 इंच की दूरी से वार करना पूरी तरह से अव्यावहारिक और निरर्थक था, इसलिए कोई भी एमएमए यूएफसी फाइटर ऐसा नहीं करता था। वहीं आउटर कन्वर्जेंस ने फे को ऐसे कारनामे करने की अनुमति दी जो पृथ्वी पर शारीरिक रूप से असंभव होते। इस ब्रह्मांड और दुनिया में मार्शल आर्ट, तकनीक और कौशल उस तरह सीमित नहीं है जैसे वे पृथ्वी पर थे। हाँ, बिल्कुल। रूई को ये बात तब से पता थी जब उसने एक मार्शल आर्टिस्ट को एक ही मौके से एक विशाल पेड़ के तने को तोड़ते हुए देखा था। लेकिन उस समय ये सब रहस्य में डूबा हुआ था और ये देखना कि वे भौतिकी के नियमों को कैसे धता बता रहे थे, उसके लिए चौंकाने वाला था। ऐसा लगता है मानो दुनिया अपने आप में विकृत हो रही है और इस तरह की तकनीकों और कौशलों को अपनी सीमाओं को पार करने की अनुमति देने के लिए साजिश रच रही है। भौतिकी के नियम कुछ इस तरह से थोड़े अलग प्रतीत होते हैं कि उनकी वैज्ञानिक पृष्ठभूमि प्रासंगिक हो और साथ ही साथ इतनी भिन्न भी हो कि ऐसी घटनाएं घटित हो सकें। ये तो जाहिर तौर पर सिर्फ अटकलें थीं। उन्होंने इस दुनिया और अपनी दुनिया के बीच के गहरे दार्शनिक मतभेदों पर गहराई से विचार नहीं किया। सच कहें तो उन्हें इसकी परवाह ही नहीं थी, यह उनकी मुख्य रुचि का विषय नहीं था। उन्होंने फिलहाल इस मुद्दे को यहीं छोड़ दिया। केन, तुम्हें इस तकनीक के बारे में कैसे पता चला? क्या तुमने भी इसे सीखा है? रूई ने पूछा। मैंने ऐसा नहीं किया है, यह मेरे मार्शल आर्ट के विकास की दिशा से विशेष रूप से संबंधित नहीं है। मैं इसके बारे में जानता हूं क्योंकि यह आक्रामक प्रहार उन्मुख मार्शल आर्ट में एक सामान्य तकनीक है। मैं इससे पहले भी कई बार सामना कर चुका हूं, इससे निपटना मुश्किल है। ये बात तर्कसंगत थी। आउटर कन्वर्जेंस निश्चित रूप से एक ऐसी तकनीक प्रतीत होती थी जिसका उद्देश्य पैंतरेबाजी की कीमत पर आक्रमण को अधिकतम करना था। ये रूई को केन की मार्शल आर्ट के बारे में जो पता था उसके विपरीत होगा। तो आउटर कन्वर्जेंस का उपयोग करने का मतलब है कि आपकी मार्शल आर्ट संभवतः आक्रमण पर केंद्रित है ना? उसने फे से पूछा। मेरी मार्शल आर्ट वास्तव में कम दूरी से प्रहार करने पर केंद्रित आक्रामक मार्शल आर्ट है। हथेली पर केंद्रित आक्रामक शैली के कारण कम दूरी के वार, है ना? फे ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाकर जवाब दिया। नजदीकी लड़ाई के क्षेत्र में लात मारने की लंबाई को लंबी दूरी, भूं से मारने की लंबाई को मध्यम दूरी और कोहनी घुटने से वार करने की लंबाई को छोटी दूरी माना जाता था। फे की प्रहार शैली नजदीकी लड़ाई सीक्यूसी के मध्य श्रेणी के दायरे से थोड़ी कम थी, इसलिए ये छोटी दूरी की मानी जाती थी। व्यक्तिगत मार्शल आर्ट की बात करें तो मुझे आश्चर्य है कि आपका मार्शल आर्ट अंततः कैसा दिखेगा। फे ने अपने चेहरे पर थोड़ी जिज्ञासा के साथ उससे कहा। मैंने तीसरे दौर के दौरान आपको काफी देर तक देखा। आपने किसी एक विशेष क्षेत्र या तकनीक के प्रति कोई विशेष लगाव नहीं दिखाया, उन्होंने आगे कहा। जहां तक मैं देख सकती हूं, आपने अपने जीवन का कम से कम एक बड़ा हिस्सा अपने मार्शल पथ की तैयारी में समर्पित किया है। यह थोड़ा अजीब है कि आपने किसी विशेष क्षेत्र के प्रति लगाव विकसित नहीं किया है। आमतौर पर मार्शल आर्ट के लक्षण मार्शल अप्रेंटिस चरण से पहले भी कुछ हद तक देखे जा सकते हैं। रूई ने कंधे उचकाते हुए कहा, मुझे किसी एक खास तरह की लड़ाई शैली में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। मैं एक ऑलराउंडर बन सकता हूं। दिलचस्प बात यह है कि सर्वांगीण शैली विशिष्ट शैलियों की तुलना में अधिक लचीली होती है, इसलिए यह एक अच्छा विकल्प है, केन ने बताया। बिल्कुल, लेकिन ऑलराउंडर शैली के कुछ नुकसान भी हैं। ऑलराउंडर शैली में लड़ाई के दौरान कई तरह के तरीके अपनाए जा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह है कि सबसे कारगर और प्रभावी तरीका चुनने के लिए जरूरी विश्लेषण और निर्णय लेना कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाता है। विकल्पों की विविधता जितनी ज्यादा होगी, सही चुनाव करना उतना ही कठिन होगा। साथ ही चुनाव में उतना ही ज्यादा समय लगेगा। यही ऑलराउंडर शैली का नुकसान है, रूई ने आगे कहा। धरती पर जाहिर है एमएमए जैसी सर्वांगीण युद्ध शैलियों के लाभ विशिष्ट शैलियों के लाभों से कहीं अधिक थे। अनुभवजन्य आंकड़े स्पष्ट थे कि अति विशिष्ट युद्ध शैली अपनाने वाले लड़ाके यूएफसी एमएमए के मुकाबले हार गए, जो वास्तविक युद्ध के सबसे करीब था। जब ग्रैपलर एकदम करीब आ जाते थे तो शुद्ध स्ट्राइकर उनका सामना करने में असमर्थ होते थे, वहीं शुद्ध ग्रैपलर स्ट्राइकिंग की उस रेंज वाली प्रकृति का मुकाबला करने में असमर्थ होते थे जो उन्हें एकदम करीब आने से रोकती थी, और ऐसा करने पर वे गंभीर रूप से घायल हो जाते थे या नॉकआउट हो जाते थे। लेकिन ये पृथ्वी नहीं थी, ये गया थी। इस दुनिया की मार्शल आर्ट पृथ्वी की मार्शल आर्ट से बिल्कुल अलग थी। इसका मतलब ये था कि पृथ्वी के योद्धाओं को बांधने वाली चीजें इस दुनिया में मौजूद नहीं थीं। फे और केन ने उसे अजीब नजरों से देखा। क्या आप मेरी बात से असहमत हैं? उनकी प्रतिक्रिया देखकर रूई ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। नहीं, केन ने धीरे से कहा।
मैं इससे सहमत हूँ। मुझे लगता है यह एक सूक्ष्म दृष्टिकोण है, लेकिन यह मैंने अपनी दादी से सुना है। बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण वाले व्यक्ति से ये सुनना अजीब लगता है। उसने थोड़ी हैरानी से उसकी ओर देखा। यह अजीब बात है क्योंकि कभी कभी आप बुनियादी मार्शल आर्ट के बारे में बिल्कुल अनजान लगते हैं, लेकिन अगले ही पल आप विशेषज्ञ बन जाते हैं। केन ने अजीब तरह से हंसते हुए कहा। रूई ने कंधे उचका दिए। बेशक वह सच्चाई जानता था। कभी कभी वह अनजान सा दिखता था क्योंकि वह सचमुच अनजान था। मार्शल आर्ट कई मायनों में अन्य मार्शल आर्ट से बहुत अलग थी। फिर भी व्यापक स्तर पर उनमें कई मूलभूत समानताएं थीं, जिनके कारण उसकी विशेषज्ञता का एक बड़ा हिस्सा प्रासंगिक था। पृथ्वी पर बिल्कुल अपरिचित तकनीकें, जैसे कि आउटर कन्वर्जेंस, उसके लिए अज्ञानता का विषय थी। लेकिन शैलियों के सामान्य लाभ और हानियां और दो अलग अलग शैलियों और दृष्टिकोणों के बीच परिणाम निर्धारित करने वाले कारक नहीं बदलते थे। इन विषयों पर वह एक अद्वितीय सैद्धांतिक विशेषज्ञ था, जिसकी बराबरी करने की क्षमता उसे केवल सबसे अनुभवी गुरुओं और ऋषियों के पास ही थी। फिर भी उसने इसे अपने सिर पर हावी नहीं होने दिया। असल बात तो ये थी कि वह अज्ञानी था। उसे अपने पिछले जीवन की तरह इस क्षेत्र में विशेषज्ञ बनने से पहले बहुत कुछ सीखना था, और इसमें लंबा समय लगेगा। उसे इससे कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि सफर ही मंजिल का आधा हिस्सा था। जब भी वह अपने मार्शल पथ के बारे में सोचता तो उसके दिल में रोमांच भर आता। ठीक है, जब तक आपको पता है। केन ने कंधे उचका दिए। वैसे मुझे लगता है कि आपके लिए अति विशेषज्ञ शैली की तुलना में एक सर्वांगीण शैली अधिक उपयुक्त होगी, खासकर आपके साधन संपन्न और रणनीतिक दृष्टिकोण को देखते हुए। लेकिन इसका मतलब ये होगा कि आपको हर काम में थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, लेकिन किसी एक में विशेषज्ञ नहीं होना चाहिए। मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। अधिक बहुमुखी प्रतिभा और लचीलापन इस सौदे के लायक हैं। रूई ने उत्तर दिया। उसे इस बात का पूरा यकीन था। रूई अक्सर युद्ध खेलों की तुलना कला से करते थे। दोनों में कई समानताएं थीं। एक अच्छी पेंटिंग 3 चीजों से बनती है: आवश्यक उपकरण, कलाकार की उन उपकरणों पर निपुणता, और कलाकार द्वारा अपने उपकरणों और निपुणता का उपयोग करके अपने इच्छित चित्र को चित्रित करने का तरीका। रूई ने एक और उपमा सर्जरी से भी दी थी। एक सफल सर्जरी के लिए निश्चित रूप से उपयुक्त उपकरणों और यंत्रों की आवश्यकता होती है। साथ ही एक ऐसे सर्जन की भी आवश्यकता होती है जो उन उपकरणों का उपयोग करने में कुशल हो, और एक ऐसा सर्जन जो ये जानता हो कि वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए कौन से ऑपरेशन करने की आवश्यकता है। एक तरह से देखा जाए तो युद्ध और मार्शल आर्ट में कोई अंतर नहीं था। एक योद्धा के औजार उसका शरीर, उसके अंग, उसका धड़, उसका सिर और उसके शरीर की हर कोशिका होती थी। औजारों की गुणवत्ता जितनी बेहतर होती थी, उनसे उतना ही अधिक कार्य संपन्न किया जा सकता था। उच्च गुणवत्ता वाले औजार प्राप्त करना मार्शल आर्ट की नींव थी। एक शक्तिशाली, सक्षम शरीर, गया और पृथ्वी दोनों में युद्ध की संरचना का मूलभूत आधार था। इसके बाद उन औजारों की दक्षता युद्ध में प्रयुक्त तकनीकों के समान थी। ये तकनीकें शरीर को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से कार्यों और क्रियाओं के एक समूह को पूरा करने के लिए संचालित करने के साधन और तरीके मात्र थीं, जिसमें गतिविधियों की सटीकता और परिशुद्धता दोनों शामिल थीं। और अंत में उपकरणों और तकनीकों का अनुप्रयोग, सही समय पर सही कदम उठाना, युद्ध का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू। अगर कोई व्यक्ति किसी देवता के समान शरीर और मशीन जैसी फुर्ती का इस्तेमाल करे, तो क्या फर्क पड़ता है अगर वह किसी भी समय सबसे खराब दांव का प्रयोग करे? कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा व्यक्ति खराब उपकरणों और तकनीकों वाले, लेकिन कुशल प्रयोग करने वाले दूसरे व्यक्ति से हार जाएगा। फिलहाल रूई बाद वाले विकल्प के ज्यादा करीब थे। उन्होंने जीवन भर युद्ध के दौरान विश्लेषण और निर्णय लेने का शोध किया था, और विभिन्न परिदृश्यों में सावधानीपूर्वक नियंत्रित और सीमित चरों के साथ लागू की गई रणनीतियों की सफलता की संभावनाओं का अध्ययन किया था। ये चीज गया में बेहद उपयोगी थी और रूई के पास ये प्रचुर मात्रा में मौजूद थी। इसीलिए उन्होंने एक सर्वांगीण मार्शल आर्ट को चुना होगा। अन्य मार्शल आर्ट की तुलना में ये अधिक बहुमुखी और लचीली होती है। इनकी एकमात्र कमी ये थी कि इनमें रणनीति का बहुत अधिक प्रयोग करना पड़ता था, यानी युद्ध के 3 पहलुओं, औजार, दक्षता और प्रयोग में सर्वांगीण शैली में अन्य शैलियों की तुलना में कहीं अधिक उच्च गुणवत्ता के प्रयोग की आवश्यकता होती थी। इसलिए ये रूई के लिए बहुत उपयुक्त था, जिसकी सबसे बड़ी खूबी उसकी सामरिक कुशलता थी। प्यून के इस फैसले के पीछे का तर्क वाकई अनोखा था। सामरिक कौशल को उसी तरह प्रशिक्षित करना संभव नहीं था जिस तरह शरीर और तकनीक को प्रशिक्षित किया जाता है। सामरिक कौशल आमतौर पर व्यापक अनुभव, वास्तविक अनुभव से ही आता है। इसके लिए लड़ाई और अधिक लड़ाई और उससे भी अधिक लड़ाई की आवश्यकता होती है।
किसी तकनीक को लागू करने की क्षमता मुख्यतः बुद्धि और अनुभव का मिल होती है। यही कारण था कि रूई इसके लिए उपयुक्त था। उसका मस्तिष्क अभी भी विकसित हो रहा था और 25 वर्ष की आयु तक विकसित होता रहेगा, जिसका अर्थ है कि उसका दिमाग दूसरी बार और भी तेज होता जाएगा। और यद्यपि उसमें व्यावहारिक अनुभव की कमी थी, जो निस्संदेह अल्पावधि में उसके लिए बाधा उत्पन्न करेगी, फिर भी उसकी सैद्धांतिक नींव और ज्ञान असाधारण थे। रूई को संदेह था कि उसकी मार्शल आर्ट चाहे जैसी भी हो, वह शायद दुनिया के किसी भी अन्य सर्वगुण संपन्न खिलाड़ी से बिल्कुल अलग होगा। हालांकि वह अभी भी सटीक रूप से यह अनुमान नहीं लगा पा रहा था कि यह कैसा होगा। रूई, जूलियन ने तीनों के पास आते हुए अपने विचारों का सिलसिला तोड़ दिया। जब वे रूई के पास पहुंचे तो वह उनसे दूर हट गया था, क्योंकि वह उस बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहता था जिसमें उसका कोई स्थान नहीं था। इसके बजाय उसने उन्हें जगह दी और प्रवेश विभाग द्वारा छात्रों और उनके अभिभावकों को निःशुल्क प्रदान की जा रही अकादमी सूचना पुस्तिका को पढ़ने का अवसर लिया। आदर्श रूप से वह रूई को साथी छात्रों के साथ यथासंभव अधिक समय बिताने देना चाहता था, लेकिन रूई, तुम्हें जल्द से जल्द अच्छी तरह पढ़ लेना चाहिए और अपने सभी संदेह दूर कर लेने चाहिए। शैक्षणिक वर्ष शुरू होने तक तुम्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। उद्धरण चिन्ह ... सच है, रूई ने सहमति जताते हुए केन और फे की ओर रुख किया। माफ कीजिए दोस्तों, लेकिन मुझे प्रवेश विभाग के सहायक कर्मचारियों से मिलना ही होगा। आखिरकार आज यहां आने का मेरा एक कारण यही है। जरूर, कोई बात नहीं, बाद में मिलते हैं। कभी मेरे घर पर मिलना चाहिए, केन ने जवाब दिया, जिस पर रूई ने सिर हिलाकर सहमति जताई। हमारे शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत होते ही आपसे मिलने की मुझे बहुत प्रतीक्षा रहेगी। फे ने विनम्रतापूर्वक विदाई ली। दोनों ने रूई को हाथ हिलाकर विदा किया और विपरीत दिशाओं में चल दिए, मानो वे एक दूसरे के साथ और समय बिताना नहीं चाहते थे। उन दोनों के बीच क्या चल रहा है? इस बिंदु पर रूई के मन में आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो गया। तुम्हारे कुछ दिलचस्प दोस्त हैं, जूलियन ने रूई को एक व्यंग्यात्मक मुस्कान देते हुए कहा। लेकिन पता नहीं क्यों वे आपस में अच्छे से घुलते मिलते नहीं हैं। हाँ, यह अजीब है। वे परिचित हैं, शायद इसलिए क्योंकि वे दोनों मार्शल सेज के सगे परिवार से हैं। रूई ने कंधे उचकाते हुए कहा। उनका आपस में कोई पुराना रिश्ता जरूर होगा। चलो अब चलते हैं, जूलियन ने कहा और एक लंबे, विशाल और भव्य गलियारे में आगे बढ़ने लगा। सजावट इतनी भव्य थी कि रूई को आश्चर्य हुआ कि वह किसी स्कूल में है या राजमहल में। सोने, प्लेटिनम और चांदी की चमक से सजावट जगमगा रही थी। वास्तुकला इतनी अनावश्यक रूप से भव्य थी कि रूई को इसके वास्तविक उद्देश्य के बारे में सोचने पर मजबूर होना पड़ा। ये लगभग मार्शल अकादमी की तरह है। नहीं, मार्शल यूनियन अपने अकादमी में आने वाले सभी छात्रों को एक संदेश दे रही है। वास्तविक उपयोगिता वाली सुविधाओं और आरामदेह चीजों से अपनी प्रतिष्ठा का प्रदर्शन करना एक बात थी, लेकिन इतनी व्यर्थ चीजों पर संसाधन खर्च करना दूसरी बात थी। ऐसा लगता है मानो वे जानबूझकर शाही मानकों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हों। कुछ साल पहले जब उन्होंने दूर से मंतियान शाही परिसर को देखा था, तब उन्हें शाही फिजूल खर्ची का अंदाजा हो गया था। शायद वे शाही परिवार से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। ये रूई की ओर से कोरी अटकलबाजी थी, लेकिन उन्हें नहीं लगता था कि एक ही राष्ट्र के भीतर आर्थिक और सैन्य शक्ति के विशाल भंडार वाली दो अलग अलग संस्थाएं आपस में मेलजोल रख पाएंगी। ऐसा नहीं है कि मुझे राजनीति के बारे में कुछ पता है। धरती पर रहते हुए उसे राजनीति की बुनियादी बातें ही पता थीं, और वो भी सिर्फ बुनियादी बातें, क्योंकि उसने कभी राजनीति में दखल नहीं दिया था। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी वोट नहीं दिया था। लोकतांत्रिक हो या गणतंत्रवादी सरकार, इसका उसके रोजमर्रा के जीवन पर व्यावहारिक रूप से क्या असर पड़ता था? अंततः महत्वाकांक्षी, धनी और सत्ता के भूखे लोग अधिक शक्ति और अधिक धन के लिए आपस में झगड़ते रहे, जिसका अधिकांश हिस्सा समाज के सबसे गरीब और वंचित वर्ग की कीमत पर हासिल हुआ। धरती पर वापस आकर वह आधुनिक समाज के इस दलदल में पैर भी नहीं रखना चाहता था। सौभाग्य से उनके पास इतना पैसा था कि राजनीतिक परिदृश्य में कितना भी बदलाव आए, उन पर ज्यादा असर नहीं पड़ता था। उनकी आमदनी मध्यम वर्ग के उच्च वर्ग के बराबर थी और वे सादगीपूर्ण और जिम्मेदारी मुक्त जीवन जीते थे। इतने पैसे के साथ उन्हें किसी बात की परवाह नहीं थी और वे उन चीजों में लीन हो सकते थे जिनकी उन्हें सबसे ज्यादा परवाह थी, जैसे कि युद्ध अनुसंधान। हालांकि शायद मुझे इस दुनिया की राजनीति की कुछ हद तक परवाह करनी चाहिए। कारण सीधा साधा था, मार्शल आर्ट का अस्तित्व और साथ ही इसका प्रभाव। राजनीतिक परिदृश्यों पर मार्शल आर्ट के व्यापक प्रभाव को समझने के लिए किसी राजनीतिक विशेषज्ञ होने की आवश्यकता नहीं थी। मार्शल आर्ट का अस्तित्व ही इसका पर्याप्त प्रमाण था।
यह अत्यंत संभव था कि यदि मार्शल आर्ट न होता तो दुनिया बिल्कुल अलग होती। मार्शल आर्टिस्ट बनने की चाह रखने वाले और मार्शल आर्ट के प्रेमी के रूप में अगर वह मार्शल आर्टिस्ट बनने में सफल हो जाता है तो गया की राजनीति का उस पर पृथ्वी की तुलना में कहीं अधिक प्रभाव पड़ेगा। आखिरकार पृथ्वी पर तो वह कोई खास नहीं था, लगभग 320 मिलियन अमेरिकियों में से एक साधारण सा व्यक्ति। लेकिन मार्शल आर्टिस्ट बनकर वह सैन्य दृष्टि से कुलीन 1% लोगों में शामिल हो जाएगा। रूई अहंकारी नहीं था, लेकिन मार्शल आर्टिस्ट अन्य नागरिकों की तुलना में राजनीति को कहीं अधिक प्रभावित करते थे। वे पूर्णतः स्वायत्त सेनाओं की तरह थे। जब तक वे समाज में रहते थे, ऐसी शक्ति का राजनीतिक उलझनों में पड़ना तय था, चाहे उनकी सहमति हो या न हो। अगर ऐसा है तो मुझे सावधान रहना चाहिए। मुझे वर्तमान राजनीतिक माहौल के बारे में भी अधिक जानकारी रखनी चाहिए। भविष्य में रूई ने कंधे उचका दिए। अस्पष्ट और सामान्य एहतियाती योजनाएं बनाना ही उसके बस की बात थी। उसके पास न तो पर्याप्त जानकारी थी और न ही पर्याप्त शक्ति, इसलिए वह इससे अधिक कुछ करने की जहमत भी नहीं उठाना चाहता था। लगता है हम यहाँ पहुंच गए हैं, जूलियन ने उससे कहा। वे एक बड़े स्वागत कक्ष जैसे दिखने वाले कमरे में पहुंच चुके थे। हमेशा की तरह शानदार, रूई ने टिप्पणी की। कमरा कई काउंटरों से भरा हुआ था, जिनमें एक तरफ कर्मचारी और दूसरी तरफ छात्र अपने संदेह दूर कर रहे थे। वहां एक खाली जगह है, चलो चलते हैं, जूलियन ने इशारा किया। वे एक खाली काउंटर के सामने वाली सीट पर बैठ गए। तभी एक कर्मचारी ने उनका स्वागत किया। क्या मेरे द्वारा आपकी कोई सहायता हो सकती है? ऐसी कई चीजें हैं जिनके बारे में मैं और जानना चाहता हूं, लेकिन विशेष रूप से मैं आपसे छात्रवृत्ति कार्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी चाहता हूं, रूई ने जवाब दिया। यह उसके लिए इस समय सबसे महत्वपूर्ण मामला था। उसे छात्रवृत्ति पाने के लिए योग्य होना जरूरी था और इसके लिए उसे इसके बारे में और अधिक जानना आवश्यक था। कर्मचारी ने जवाब देने से पहले सिर हिलाकर सहमति जताई। बिल्कुल, छात्रवृत्ति कार्यक्रम उन छात्रों की मदद के लिए बनाया गया है जो भारी भरकम ट्यूशन, आवास और अन्य शुल्क वहन करने में असमर्थ हैं, जो शैक्षणिक पृष्ठभूमि के अनुसार काफी बड़ी रकम बन जाती है। आप इन शुल्कों को ऋण के रूप में ले सकते हैं और मार्शल आर्टिस्ट बनने पर इसे चुका सकते हैं। दी गई सूचना पुस्तिका में भुगतान का एक विशिष्ट तरीका बताया गया है। क्या आप हमें इसके बारे में और अधिक जानकारी दे सकते हैं? जी हाँ, छात्रवृत्ति ऋण चुकाने के बारे में बात करने से पहले मैं आपको मार्शल यूनियन की अनुबंध प्रणाली के बारे में संक्षेप में बता देता हूँ। मार्शल स्क्वायर के रूप में अकादमी से स्नातक होने के बाद आप मार्शल यूनियन के साथ एक अनुबंध पर बातचीत करेंगे जिसमें भुगतान संरचना दरें बताई जाएंगी। ये भुगतान आपको ग्राहकों द्वारा मार्शल यूनियन को सौंपे गए मिशनों को पूरा करने के बदले में मिलेगा। उदाहरण के लिए, यूनियन द्वारा पेश किया जाने वाला एक आम अनुबंध कमीशन कट अनुबंध है, जिसे आमतौर पर रॉयल्टी अनुबंध के रूप में जाना जाता है। आपको ग्राहकों द्वारा मिशन के लिए भुगतान की गई कमीशन फीस का एक निश्चित अनुपात मिलेगा। मान लीजिए 40%। उदाहरण के लिए, यदि कोई ग्राहक 100 चांदी के लिए अंगरक्षक मिशन का ऑर्डर देता है, तो आपको 40 चांदी मिलेगी और शेष 60 चांदी मार्शल यूनियन को जाएगी। इस मामले में, यदि आप छात्रवृत्ति के ऋण के हकदार हैं, तो आप 20% कम रॉयल्टी अनुबंध लेकर उस ऋण को चुका सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, रॉयल्टी अनुबंध यूनियन द्वारा पेश किए जाने वाले अनुबंधों का केवल एक प्रकार है, लेकिन अनुबंध प्रणाली की गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। मुख्य बात यह है कि पंजीकरण के समय आप मार्शल यूनियन के साथ चाहे जिस प्रकार की अनुबंध संरचना पर बातचीत करें, आपका ऋण अनुबंध में दर्ज किया जाएगा और आप एक ऐसे अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे जो आपके ऋण का भुगतान होने तक आपकी आय को प्रभावी रूप से कम कर देगा। दिलचस्प।